डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, सीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए पास्ट 3 ईयर थीम वाइज सीरीज कंटिन्यूज। यदि आप मेरे पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी के मेंबर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक बार वेलकम बैक। और यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आपको बधाई, क्योंकि आप पहुंच चुके हैं और देख रहे हैं उस चैनल को जो नो नॉनसेंस वेरी सीरियस वे में यूट्यूब प्लेटफॉर्म को यूज करके बहुत हाई लेवल नॉलेज शेयर करने की कोशिश करता है। इट्स जस्ट एक छोटी सी प्रयास शेयर करने का। आपसे सीखते हैं और आपको शेयर करते हैं इन ए वेल रिसर्च्ड मैनर विदाउट एनी लम्फ और हेयर देयर। यदि आप सोच रहे होंगे कि सर ये सीरीज क्यों लेके आ रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन है कि मुझे लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट को हेल्प कर सकता हूं दो कारण से। क्योंकि पहला तो ये है कि मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया है मल्टीपल टाइम, तो मुझे पता है कि व्हाट इट टेक्स टू क्रैक दिस एग्जाम। एंड सेकंड, एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, वन ऑफ द माय फेवरेट सब्जेक्ट। वैसे भी यदि कोई भी एलएससी से पढ़ाई किसी ने की हो तो इकोनॉमिक्स में उसकी नॉलेज ना होना आश्चर्य की बात है। तो उस नॉलेज को जस्ट मैं आज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं थ्रू दिस पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस of economics question taken from the past 3 year civil services prelims exam GS. Okay, let us begin. ये है प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो सिलेबस है। बहुत छोटा सिलेबस दिखता है, लेकिन इस पे मत जाइए, क्योंकि इसमें बहुत डीप आपको स्टडी की या एक्सटेंसिव स्टडी की डिमांड ये करते हैं। और जनरली स्टूडेंट ऐसा फील करते हैं कि जो मेंस में जीएस की पेपर है लाइक इकोनॉमिक्स, उस लेवल का आपको प्रीलिम्स में भी चाहिए। वैसे मैं इससे अख्तियार नहीं रखता हूं। यदि आप यहाँ क्वेश्चन देखेंगे तो मोस्ट ऑफ देम आर बेसिक नेचर, +2 लेवल की जो इकोनॉमिक्स होती है, प्लस कॉमन सेंस, प्लस करंट इवेंट, सिचुएशनल अवेयरनेस। जबकि जो मेंस पेपर है उसमें थोड़ा सा आपको डीप पढ़ना पड़ता है, थोड़ी बुक पढ़नी पड़ती है और थोड़ा और आगे लिखने की जो कला होती है। यहाँ तो कोई लिखने की कला नहीं। यहाँ जो मैं पोर्शन डिस्कस कर रहा हूँ वो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की पोर्शन है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट आती है। तो एसडीजी से रिलेटेड, पॉवर्टी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, डेमोग्राफी मतलब जो पॉपुलेशन से रिलेटेड, एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव भी इसमें आ सकती है, और जनरल इकोनॉमिक्स जो है वो भी इसमें आ सकती है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए। आइए सबसे पहले इस बहुत लंबे वीडियो जो होने जा रहा है, आई होप कि आप पेशेंस रखेंगे और आप इसमें वैल्यू देखेंगे। इसकी स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं। फर्स्ट 3 साल के जो, सॉरी यहाँ पे 24 आ गई है, 23 एंड 22 कॉपी पेस्ट इफेक्ट। तो PYQA जो है पास्ट ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, और ये बहुत स्पेशल एनालिसिस, आप जब देखेंगे गौर से तो आपको समझ में आएगा। तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है 24 के, 23 के और 22 के एनालाइज पहले करेंगे। मोस्ट ऑफ द वीडियो का टाइम इसमें जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या हम लोगों ने लर्न किया, कि क्या फोकस थीम है जो 3 साल में, यदि आप 3 साल का निकाल लेते हैं तो आप समझिए आगे भी आपको वैसे ही फॉरवर्ड लुकिंग उस टाइप के ही थीम आपको दिखेंगे। तो उन थीम को एक बार फिर से रिकलेक्ट करते हैं, जस्ट थीम की क्या थीम थे, और फिर देखते हैं कि एक टिपिकल स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स कैसे तैयारी करता है, जो मार्केट में क्या कंसेंसस है, कौन से रिसोर्स, बुक और मटेरियल, और आपको कैसे करना चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे। ऑफ कोर्स एक लंबा वीडियो है। 2024, सॉरी, ये ज्योग्राफी यहाँ रह गया है, ये इकोनॉमिक्स है। इको में लिख देता हूँ, इसको काट दीजिए, क्योंकि पहले ज्योग्राफी था कॉपी पेस्ट। इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन पेपर सिविल सर्विसेज प्रीलिम जो सबसे लेटेस्ट पेपर हैं, करीब 10 क्वेश्चन हर बार मैं देखता हूं कि आए हैं। तो वो 10 क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार बता दूं कि आप सोच रहे होंगे अरे ये तो हर जगह क्वेश्चन के आंसर हैं। ये वीडियो आपको आंसर बताने के लिए नहीं है, वो कहीं भी आपको मिल सकता है। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ ये बताने की कि उसमें जो वो उन्होंने पूछा है उसको आप कैसे समझ सकते हैं और आगे कैसे यूज कर सकते हैं। ये मेरा प्रयास है बेसिकली कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। पहला क्वेश्चन जो है इसमें थीम डेमोग्राफी से। आपने देखा कि डेमोग्राफी आपको जानना है, और उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है या टर्म होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। डेमोग्राफी में बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टर्म है। टोटल फर्टिलिटी रेट है, TFR शॉर्ट में इसको कहते हैं, बहुत फेमस है ये। बेसिकली TFR क्या है जो यहाँ पे इन्होंने दिया है, इट इज नॉट, पहला है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन। ये बर्थ रेट है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट हम जानते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू ए कपल इन देयर लाइफ टाइम इन ए गिवन पॉपुलेशन, ये भी लगभग मिलता जुलता है। ये भी TFR का एक तरह से इंडिकेशन है, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन यहाँ मौजूद है, द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ये नहीं है, ये तो नेट रेट हो जाएगी ऑफ पॉपुलेशन एडिशन, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ये है द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ए वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। जो चाइल्ड बियरिंग एज किसी वुमेन का होता है उसमें वो कितने बच्चे जो हैं, वो जो कि लाइव बच्चे ऑन एन एवरेज कितने वो जो है जन्मती हैं।
तो ये है। और इसका ये जो TFR है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि TFR 2.1 यदि है किसी भी सोसाइटी में, कंट्री में, तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन स्टीडी रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन 2.1 से यदि कम आ जाता है, उसका कारण क्या है कि मतलब कपल हैं, मैन और वुमेन एक मान लीजिए फैमिली में है, और 2.1 है, इसका मतलब कि 2 लोगों का डेथ होगा तो 2 लोग जुड़ेंगे, इसका मतलब पॉपुलेशन जो है लगभग स्टीडी रहेगा। लेकिन यदि TFR जो है 2.1 से कम हो जाता है तो पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगा। और यही अभी अधिकतर डेवलप्ड कंट्री में हो रही है। चाइना में ये हो रहा है, चाइना का पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा है, जापान में कई साल पहले हो गया है। उससे जो है आपका डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है, वो डेमोग्राफिक एक तरह से डिसास्टर में बदल जाता है, क्योंकि आपके पॉपुलेशन में एज्ड लोगों की संख्या बढ़ जाती है और वर्किंग और यंग पॉपुलेशन की घट जाती है, तो आपको अधिक लोगों का भार उठाना पड़ता है, कमाने वाले लोग कम होते हैं। इंडिया में ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जो है TFR हमारा घट के 2.0 हो गया है। ये अलार्म बेल है, क्योंकि यदि 2.0 हो गया इसका मतलब कि अब इंडिया का पॉपुलेशन घटने लगेगा, इन रियल टर्म अब बढ़ेगा नहीं, ग्रोथ तो होगी नहीं। और कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया का जो TFR है वो 1.29 हो जाएगा 2050 तक, और 1.04 तक हो सकता है 2100 में, और बहुत ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन डाउन हो सकता है। इसलिए TFR के बारे में जानना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आपको पता है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये एक तरह से ऋण पत्र होते हैं, गवर्नमेंट जारी करती है, कॉरपोरेशन जारी करते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि आपको 1,000 रुपए का बॉन्ड खरीदोगे तो पर एनम हम इतने एक तरह से आपको इंटरेस्ट देंगे, उस पर जो है वो गारंटीड सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी उसी टाइप की होती है। गवर्नमेंट जो है लोन लेने के लिए, बोरो करने के लिए सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी होती है, उस पर भी जो है कूपन रेट होता है कि इतने % से आपको हम जो है इसमें इंटरेस्ट देंगे। तो इसको जो कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कौन कौन ट्रेड कर सकते हैं? तो यहाँ पे है इंश्योरेंस कंपनी, डेफिनेटली कर सकते हैं। आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सब में ट्रेड करती है, LIC एंड ऑल। पेंशन फंड जो होते हैं, चाहे वो न्यू पेंशन फंड हो, चाहे प्राइवेट पेंशन फंड हो, या EPFO हो, वो सब जो है इसमें करते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर जो है वो भी जो है ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड में तो आप शेयर मार्केट के थ्रू कर सकते हैं, और इवन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी जो है एक RBI की रिटेल डायरेक्ट स्कीम है उसके तहत कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके आपको ये क्वेश्चन परेशान करेगा। अधिकतर स्टूडेंट जो है इसको 1 और 2 कहेंगे कि 1 और 2 है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए ये हो जाता है। रिटेल इन्वेस्टर भी कर सकते हैं RBI के रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स, इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा। इसलिए सही आंसर है 1, 2, 3 एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन ओनली बिकॉज ऑफ दिस। अदरवाइज ये तो कर ही सकते हैं इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसको शॉर्ट में NBFC कहते हैं, कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये पहला ही लाइन आपको बम्प कर सकता है। लेकिन यदि आपने एक अच्छे ढंग से तैयारी की है CSE प्रीलिम्स की, इकोनॉमिक्स की, तो आपको NBFC और जो फॉर्मल बैंक सिस्टम है बैंकिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपने जरूर जाना होगा। जैसे कि यहां मैंने लिखा है, मैं पहला ही अभी लाइन पढ़ रहा हूं। की डिफरेंस बिटवीन, पहले समझिए कि NBFC क्या होते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर वो होते हैं जो कि बैंक का तो काम नहीं कर सकते हैं। बैंक का काम मतलब है लोगों से सेविंग लेना, डिपॉजिट रखना, चेक इशू करना, डिमांड ड्राफ्ट इशू करना। इस तरह की जो बैंकिंग सर्विस है वो तो NBFC नहीं कर सकते, क्योंकि वो बैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग है। लेकिन बहुत सारे और जो फाइनेंशियल सेक्टर के जो जो सर्विसेज हैं, जैसे कि वो अभी आपने देखा कि वो बॉन्ड खरीदते हैं, ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो सिक्योरिटीज खरीदते हैं, तो उस तरह के जो हैं लोन देते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट फंड हैं, इक्विटी फर्म है, तो म्यूचुअल फंड इतने सारे हैं, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी है, पेंशन फंड है, वेंचर कैपिटल है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जैसे बजाज फिनसर्व है, लाइक दिस। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, HDFC भी एक टाइम में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, या LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ये सब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल सेक्टर में आते हैं, NBFC आते हैं। चूंकि NBFC बैंक नहीं है, इसीलिए दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट और रन सेविंग्स और चेकिंग अकाउंट, बैंकिंग सर्विस नहीं दे सकते हैं।
और इसके अलावा एनबीएफसी को मनी क्रिएट करने की एबिलिटी नहीं होती है। मनी क्रिएशन जो है आपको जरूर इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ लीजिए। मतलब मनी क्रिएट कैसे होती है, जब 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 बैंक जो है आपसे जो है सेविंग्स या अदर डिपॉजिट लेता है, और मान लीजिए आपने 1,000 रुपया किसी बैंक में जमा किया सभी ने मिलके, और 1,500 रुपये तक जो है वो लोन देते हैं, क्रेडिट देते हैं, तो इससे जो है इस प्रोसेस से वो जो है ब्रॉडर मनी को जो है एक तरह से वो जो है क्रिएट करते हैं। मतलब एक मनी तो हो गई करेंसी मनी, और दूसरी जो मनी है डिमांड ड्राफ्ट, चेक एंड अदर एंड ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट एंड इस फैसिलिटी से लोन, उससे वो क्रिएट करता है। अब ये ब्रॉडर मनी क्या होती है और कैसे बैंक क्रिएट करते हैं, ये आप नेट पे जाके पढ़ लीजिए, जरूर आपको पढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको सिविल सर्विस प्रीलिम्स में काम आ जाएगा। नैरो मनी क्या होता है, ब्रॉड मनी क्या होता है, एंड हाउ बैंकिंग सेक्टर क्रिएट मनी। इवन क्रेडिट इज मनी, मतलब आप ऐसे समझिए कई गुना वो क्रिएट करते हैं करेंसी या सेविंग की तुलना में। लेकिन ये मनी क्रिएट नहीं कर सकते, एनबीएफसी कैन नॉट क्रिएट मनी। चूंकि एनबीएफसी जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते मनी, वो इस तरीके से जो है अकाउंट के सेविंग के बेसिस पे आपको क्रेडिट उस तरीके से नहीं दे सकते हैं, तो उनकी जो है लिक्विडिटी उनकी लेस होती है, क्योंकि वो जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक से सीधा जो है बोरो नहीं कर सकते हैं, और ना ही उनको ये फैसिलिटी होती है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो जो रिजर्व बैंक की होती है, जिससे कि बैंकिंग सेक्टर अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन कर सकता है कि किसी यदि किसी क्रेडिटर ने उससे कुछ मांगा पैसे तो वो दे पाए, वो भी फैसिलिटी इनको नहीं होती है एनबीएफसी को। इसके अलावा एनबीएफसी को जो है एक लोअर जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सीआर रखने की जरूरत पड़ती है, अगेन क्योंकि ये ब्रॉडर मनी क्रिएट नहीं कर सकता है, तो इसकी लिक्विडिटी भी लेस होती है। इसको कुछ फैसिलिटी लाइक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो भी इसको आरबीआई से नहीं मिलता है, लेकिन इसको फायदा यह है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसको कम रखनी पड़ती है इन कंपेयर टू फॉर्मल बैंक्स। तो पहला जो है वो नहीं है, ये डिफिकल्ट है, आपको जानना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो भी जो मैंने कहा है पढ़ लीजिएगा, और इनके बीच का डिफरेंस जो है एनबीएफसी और फॉर्मल बैंक, इसको और ज्यादा पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये कई जगह काम आएगा। तो ये गलत है। अब दूसरा है, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीसेक, तो ये सही है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है कुछ कंडीशंस के साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जो है परचेज कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेट, ये तो बिल्कुल सही है ही कि ऐसा कर सकते हैं वो, तो 2 और 3 में तो कोई इशू ज्यादा नहीं है, 2 और 3 सही है, लेकिन 1 आपको बम्प कर सकता है। इसके लिए एनबीएफसी और फॉर्मल बैंक में जो डिफरेंस है ये आपको जरूर जानना चाहिए, मीडियम लेवल का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, या आप भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ईटीएफ फंड होते हैं जो आप डीमैट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, मोटर व्हीकल और करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप क्या होता है चलिए पहले समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। करेंसी स्वैप बहुत ही मजेदार है, मैंने पूरा ये इस पे पेज खर्च किया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। करेंसी स्वैप में ये होता है कि दो जो पार्टी हैं, एक मान लीजिए कि यूरोप में रह रहा है, मान लीजिए मैंने यूएस और यूरोप का यहाँ पे लिया है, एक यूएस में है एक यूरोप में है, दोनों क्या करते हैं कि जो फंड है एक दूसरे को, ये बेसिकली दोनों जगह जो करेंसी की फ्लक्चुएशन है उसको हेज करने के लिए, मतलब उसको एक तरह से उससे अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम ये करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि दो पार्टी, देखिए पार्टी ए है पार्टी बी है, एक मान लीजिए यूएस में बेस है, दूसरा जो है वो यूरोपियन कंट्री कहीं पे भी जर्मनी में है, और ये लोग ऐसा करते हैं कि भाई चलो हम लोग स्वैप कर लेते हैं। यूएस डॉलर 10 मिलियन जो है अभी एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट के अनुसार जो है, मान लो कि यूरो 9 मिलियन है, तो पार्टी ए जो है उसने पार्टी बी को 10 मिलियन डॉलर दे दिया, और इसने उसके इक्विवेलेंट जो है पार्टी बी ने जो है पार्टी ए को 9 मिलियन जो है यूरो दे दिया। दोनों ने अपने अपने एक्सचेंज रेट के अनुसार स्वैप कर लिया, इट इज सिंपल स्वैपिंग। अब इन्होंने ये कहा कि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो है दोनों एक दूसरे को देंगे जो मनी हम लोगों ने स्वैप किया है, लेकिन अपने अपने रेस्पेक्टिव जो है वो करेंसी में देंगे। जैसे देखिए पार्टी ए जो है, जो यूएस डॉलर जिसने दिया है, वो जो है इंटरेस्ट पे करता है, मान लीजिए 3% एनुअली पे करता है, वो यूरो में करता है पार्टी बी को, मतलब उसकी जो करेंसी है उसमें पे करता है, और पार्टी बी जो है वो 3 या 2% इंटरेस्ट, मान लीजिए कि ये कहता है कि हम 2% देंगे, वो कह रहा है 3% देंगे, तो 2% इंटरेस्ट जो है ये यूएस डॉलर में जो है पे करता है पार्टी ए को। इस तरीके से दोनों पे करते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है कि आपको जो है एक्सचेंज रेट के जो फ्लक्चुएशन है उससे आप बचे रहते हैं।
आपको पार्टी ए को जो है वो यूरो में मिल रही है, पार्टी बी को जो है वो यूएस डॉलर में मिल रही है, और इस तरीके से वो हेजिंग होती है। और एट द एंड ऑफ 5 ईयर जो है फिर उसी रेट से, मतलब 10 मिलियन यूएस डॉलर लौटा देगा, 9 मिलियन यूरो जो है पार्टी बी जो है वो उसको लौटा दिया जाएगा। इस तरीके से दोनों अपने करेंसी को फिर से जो एक्सचेंज रेट से इन्होंने किया था जिस टाइम में ओरिजिनली, उससे वो स्वैप कर लेते हैं। केवल जो चेंज होती है वो इंटरेस्ट रेट जो इस बीच में होती है, जो कि रेस्पेक्टिव कंट्री के ही एक्सचेंज करेंसी में दी जाती है, उसी से सारा मामला इसमें हेजिंग होती है। हेजिंग जो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, हेजिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी को प्रोटेक्ट करते हो। मान लीजिए इन्फ्लेशन है तो आप कुछ ऐसे रियल एस्टेट में मनी लगा देते हो जिससे कि इन्फ्लेशन को बीट कर सके, इसको हम कहते हैं कि मैंने हेज कर लिया है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो वो ये करेंसी स्वैप होती है। अब यदि इसको आपने नहीं समझा होगा, डेफिनेटली मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं आप नहीं समझ पाए होंगे, तो इसको रोक करके वीडियो को 4 बार 5 बार और नेट पे जा करके यदि आप पढ़ेंगे तो आपको करेंसी स्वैप समझ में आसानी से आ जाएगी। अब देखिए क्या ये कहता है कि ईटीएफ, मोटर व्हीकल और करेंसी स्वैप में से कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अब आप पता है कि मोटर व्हीकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो हो नहीं सकते। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो हैं जो कि मनी मार्केट या फाइनेंशियल या ट्रेड, स्टॉक एक्सचेंज, इससे जुड़े हुए हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसको कि आप सेल परचेज कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मोटर व्हीकल नहीं है, एक फिजिकल जो है वो एसेट है, और उसको उस तरीके से आप जो है फाइनेंशियल एसेट की तरह नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कोई भी जो म्यूचुअल फंड होती है, डेट होती है, बॉन्ड होती है, या इक्विटी होती है, या इवन करेंसी स्वैप है, फॉरेक्स में ट्रेडिंग है, सभी जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप सेल परचेज कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। तो इसमें ईटीएफ और करेंसी स्वैप तो डेफिनेटली जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अब ये आपको क्या सिखाता है, इसका मतलब 1 and 3 होगा। इसका मतलब है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक बॉन्ड, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, लाइक करेंसी स्वैप है, या फॉरेक्स ट्रेडिंग है, या ईटीएफ हैं, या डिफरेंट टाइप के गोल्ड बॉन्ड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉन्ड हैं, सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल कहते हैं, उस टाइप के। तो डिफरेंट टाइप के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उनकी क्या फीचर्स है, उसको कैसे ट्रेड करते हैं, ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, मसाला बॉन्ड क्या होता है, इस टाइप की चीजों को आप नेट पे जाके पढ़ेंगे तो आपको आगे जो है क्वेश्चन इस तरह के आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये आपको क्या कहता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको कैसे हम डिवाइड करते हैं सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी में। देखिए, प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है जो डायरेक्टली हम नेचुरल रिसोर्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और रॉ मटेरियल के फॉर्म में, मतलब उसमें कोई भी कन्वर्सन नहीं होता, इवन स्टोरेज भी नहीं होता है। जैसे कि हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। जैसे जब शुरू में इंडस्ट्री नहीं थी तो हम लोग सब प्राइमरी एक्टिविटी में इंगेज थे। अभी भी कई लोग करते हैं, जो फार्मर प्राइमरी, माइनर प्राइमरी है, फॉरेस्ट्री एंड ऑल। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है कि जो प्राइमरी एक्टिविटी से जो रॉ मटेरियल निकले उनको प्रोसेस करना, उनको उनके फॉर्म को चेंज कर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना, या उसको इवन स्टोरेज करके जो है उसकी वैल्यू हम बढ़ा देते हैं, जिसको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हम कहते हैं। कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, स्टोरेज कर लिया, ये सब जो है मतलब एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग गुड यदि हम तैयार करते हैं रॉ मटेरियल से, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। जितने इंडस्ट्री, फैक्ट्री, इवन स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। टर्शियरी एक्टिविटी जो है वो सर्विस सेक्टर है, जहां पे कि एक्चुअली हम कोई चीज टेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस नहीं करके हम सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशनल सर्विस हो, हेल्थ सर्विस हो, लीगल सर्विस हो, वो हम दोनों को दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर को भी हम कंसल्टेंसी दे सकते हैं कि कैसे आप खेती करो, तो वो टर्सरी एक्टिविटी हो जाएगी। और हम जो है लीगल एडवाइस जो है वो इंडस्ट्री को भी दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। और सो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड, फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म, ये सब जो है टर्सरी, जितने भी सर्विस सेक्टर है टर्सरी आती है। यदि आप इंडिया में भी देखेंगे तो अब कम लोग जो है प्राइमरी, लेकिन अभी भी इंडिया में प्राइमरी एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, अराउंड 50%, जो कि बहुत ज़्यादा है। डेवलप्ड कंट्री में प्राइमरी एक्टिविटी में बहुत कम लोग होते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी में ज़्यादा होते हैं। इंडिया में टर्सरी एक्टिविटी में तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अभी भी प्राइमरी एक्टिविटी में भी है। सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटी सर्विसेज में इंडिया में ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी में ज़्यादा लोग अभी नहीं है। मुझे लगता है कि शायद 20% के आसपास देख लीजिएगा, जो कि एक चिंता का कारण है। सेकेंडरी एक्टिविटी में ज़्यादा लोग यदि लगेंगे तो आपकी कंट्री को बहुत सारा फायदा होता है। प्राइमरी एक्टिविटी से निकल कर लोगों को सेकेंडरी में लगना चाहिए।
अब यहाँ पूछा जा रहा है विद दिस कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और ये मैच किया गया है, कौन पेयर सही है। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, आपने देखा कि स्टोरेज एक सेकेंडरी एक्टिविटी है, प्राइमरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जब आप कोल्ड स्टोरेज या कोई स्टोरेज बना लिया आपने और कहीं पे खेत में ही उसको स्टोरेज करें या घर में स्टोरेज करें, गोडाउन में, बाद में उसको बेच रहे हैं, तो सेकेंडरी एक्टिविटी है रॉ मटेरियल का स्टोरेज। तो ये सही है। डेयरी फार्म जो है प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है। डेयरी फार्म तो बिल्कुल प्राइमरी एक्टिविटी है, क्योंकि फिशिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, तो ये डेयरी जो है सीधा जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है। मिनरल एक्सप्लोरेशन जो है ये प्राइमरी एक्टिविटी है, तो ये भी सही नहीं कहा जाएगा। और वीविंग जो है, क्लोथ जो है, सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो इसमें से दो जो है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आप आइए कि डेयरी फार्म जो है, यदि यहाँ पे देखिए डेयरी इंडस्ट्री भी हो सकती है। यदि मिल को मान लीजिए कोई चीज़ बना रहा है, दही बना रहा है, घी बना रहा है, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी होगी। लेकिन यदि सिंपल कोई डेयरी फार्म है जहाँ पे कि दूध निकाला जा रहा है, तो वो जो है प्राइमरी एक्टिविटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विथ रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये भी एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे है जो आपको आगे कई जगह काम आएगा। ये है कि फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कोई भी, तो आपको एक तो फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए कि यूट्यूब पे चैनल पे अपना पॉल साइंस हेल्प चैनल चलाता हूँ, तो मेरे लिए जो है फिक्स कैपिटल है कि मुझे लैपटॉप चाहिए, रिकॉर्डिंग के लिए मशीन चाहिए। ये चीज़ें जो है फिक्स्ड कैपिटल मेरे लिए। फिक्स्ड कैपिटल वो है जो कि लॉन्ग टर्म एसेट जो है हम अपने एक्टिविटी या बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जो कि 1 साल से अधिक उसका यूज होता है। 1 साल एक पीरियड माना जाता है, 3 साल 4 साल तक वो आपको लगातार जो है वो आपको बिजनेस करने में हेल्प करता है। बाद में वो जो है डिप्रिसिएट या कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है। वर्किंग कैपिटल क्या है? जो डे टू डे आपको बिजनेस या एक्टिविटी करने के लिए, डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए जो पूंजी चाहिए होती है या जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, वो वर्किंग कैपिटल है, जो कि शॉर्ट टर्म एसेट होता है, जो कि डेली फंक्शनिंग बिजनेस करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री है, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो एक वर्किंग कैपिटल हो गया। जो उसके लिए कैश है, जिससे कि वो सभी ऑपरेशनल खर्च करता है, लोगों को सैलरी देता है, ऑल वो सब जो कैश है, इन्वेंट्री जो मैनेज करता है, वो सब जो है उसके लिए वर्किंग कैपिटल हो गई। तो वर्किंग कैपिटल ऐसे हैं जो कि है तो इन नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, 1 साल से कम के लिए है, और वो डे टू डे जो आपकी एक्टिविटी उसमें वो कंज्यूम हो जाता है, वो रहता नहीं है 1 साल से ऊपर। तो यदि यहाँ पे देखें कि यदि किसान जो है किसानी कर रहा है, तो उसके लिए जो हल है ना, वो वर्किंग कैपिटल नहीं है, वो फिक्स्ड कैपिटल है। हल जो है नहीं है, वो जो चारा भूसा खिलाएगा अपने बैल को, उसके लिए जो उसको चाहिए इन्वेस्टमेंट, वो उसके लिए वर्किंग कैपिटल हो जाती है। तो ये गलत मैच किया हुआ। इट इज नॉट वर्किंग कैपिटल, इट इज फिक्स कैपिटल। कंप्यूटर जो है किसी भी तरह से जो है फिक्स कैपिटल होगा, सही है। यार्न यूज्ड बाय द वीवर जो है एकदम टिपिकल एग्जांपल जो है वर्किंग कैपिटल का है, क्योंकि ये लगातार जो है कंज्यूम होता जाता है। यदि कोई वीवर है, कोई बुनकर है, तो उसके लिए जो यार्न है वो क्या है, वो जो है वो वर्किंग कैपिटल है, तो ये फिक्स कैपिटल नहीं है। लेकिन उसके लिए लूम जो है, पावर लूम जिसमें कि वो ये काम करता है, वो फिक्स कैपिटल हो जाएगी। पेट्रोल जो है ऑलवेज वर्किंग कैपिटल होगा, क्योंकि ये डे टू डे कंज्यूम हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितने सही मिला है, कंप्यूटर सही मिला है और पेट्रोल सही मिला है, तो 2 इन्होंने सही मिला है। अब ये क्वेश्चन सब जो है आपको आगे इस तरह के हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आपने वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल के डेफिनेशन को समझ लिया, इसी तरह से पिछले क्वेश्चन में यदि आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो एक्टिविटी है उसके डिफरेंस को समझ लिया, उससे पहले क्वेश्चन में यदि आपने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर और फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर के बीच के डिफरेंस को समझ लिया, उसके पहले जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट टाइप के 5, 6, 10 टाइप का यदि आपने उसके फीचर्स देख लिए, तो ये जो है आपको आगे यही इसी को प्रिपरेशन कहते हैं प्रीलिम्स की, कि इन क्वेश्चन को लेके इन थीम्स को इस तरह से इनसाइड आउट, आउटसाइड इन, हर तरह से जान ले कि इससे रिलेटेड फिर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको चूके नहीं। दिस इज द पर्पस ऑफ PYQA, ना कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसके लिए ये इस तरह के एक्सरसाइज आप ना करें। अब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बम्प कर सकता है, लेकिन ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये पावर जो जनरेट होती है, आप ये कह सकते हैं जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल आप जो जनरेट करते हैं या क्रिएट करते हैं या आप प्रोड्यूस करते हैं, उनके बहुत नायाब नायाब ग्रीन सोर्सेज हैं,
वेस्ट से कर सकते हैं, वेस्ट टू फ्यूल कहते हैं आप। जो है एग्रीकल्चरल जो रेसिड्यू होते हैं, पराली टाइप के जो चीज़ें होते हैं उससे कर सकते हैं, उसमें एथेनॉल बनता है। ये सब आप जिसको ग्रीन एनर्जी कहते हैं, काफ़ी इस पर न्यूज़ में आता है। इसके चलते ये पूछा गया, ये कह रहे हैं कि इन सब को देखिए, जैसे एग्रीकल्चर रेसिड्यू पराली जैसे जो होते हैं, ठूंठ एंड ऑल, कॉर्न ग्रेन जो मक्के की जो मक्का जो प्रोड्यूस होता है कॉर्न का, मकई जिसको कहते हैं मक्का, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, जब हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं तो उसकी जो बच जाती है वो स्लज होती है, उसमें काफ़ी ऑर्गेनिक मटेरियल होती है, उससे भी जो है क्रिएट की जा सकती है एविएशन फ्यूल। और वुड मिल जो वेस्ट होता है, जब हम आरा मशीन होती है उसमें जब लकड़ी को काटते हैं तो इतना डस्ट उड़ता है, उसके जो वेस्ट होते हैं वो भी ऑर्गेनिक होता है। इन सब ऑर्गेनिक से जो है एक तरीके से, चूंकि उसमें ऑर्गेनिक है और फ्यूल भी जो है एक तरह हाइड्रोकार्बन है, तो उससे हम उसको प्रोसेस करके कर सकते हैं। इनफैक्ट ये सभी से जो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल निकाला जाता है, इसको SAF कहते हैं। और ये आसान क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा कि वेस्ट वाटर से कर सकते हैं कि नहीं, वुड मिल से कर सकते हैं कि नहीं, आप हाईली कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन चलिए, जानना इंटरेस्टिंग है और आगे कहीं आपको शायद कुछ हेल्प भी हो जाए। सो इट इज ऑल 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। इसको पढ़ लीजिएगा। विथ रेफरेंस टू rules imposed by the RBI while treating foreign banks, consider the following statement। ये कह रहे हैं आरबीआई का क्या रूल है फॉरेन बैंक्स के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडियरी इन इंडिया। मतलब जो बाहर के बैंक है उनको कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आरबीआई इंपोज नहीं करती है। और दूसरा है, फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडियरी इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल। आप बिल्कुल इस पे बम्प हो सकते हैं, लेकिन आप कॉमन सेंस से सोचेंगे कि क्या ऐसा कभी होगा कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो बैंकिंग सब्सिडरी जो फॉरेन है, यदि होली ओन बैंकिंग सब्सिडरी, उसको नहीं रखेगी आरबीआई? हाईली अनलाइकली। व्हाई आरबीआई विल नॉट? इस टाइप की जो एक रेगुलेशन होती है जिससे कि हमारे जो पीपल हैं, सिटीजन हैं, वो जब उस बैंक में अपनी सेविंग रखते हैं वो सुरक्षित रहे, उसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट मिनिमम होनी चाहिए। और बैंक क्यों नहीं रखेगा? इसलिए ये कॉमन सेंस से आप कह सकते हैं कि ये नहीं होगा। ये और वही सही भी है। फॉर होली ओन बैंकिंग सब्सिडरी इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल। अगेन आप कॉमन सेंस से ये सोच सकते हैं कि यस, ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाई फॉरेन के हैं तो यहाँ पे क्या उनकी लॉयल्टी होगी, तो क्यों ना ऐसा रखा जाए कि 50% बोर्ड मेंबर एटलीस्ट इंडियन नेशनल हो। और ये दोनों कॉमन सेंस से आप जज कर सकते हैं अपने गट फीलिंग से, और ये सही है, इसलिए ये सही है और ये गलत है। सो ओनली वन सही है, ऐसा आप कॉमन सेंसिकल ये क्वेश्चन मैं इसको मानता हूं। इसको पढ़ लीजिएगा। इससे क्या निकल के आता है कि बैंकिंग सेक्टर के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है। एनबीएफसी अभी आपने देखा वर्सेस फॉर्मल बैंकिंग, फिर इंडियन बैंक्स वर्सेस फॉरेन बैंक। यदि फॉरेन बैंक आते हैं और अपनी होली ओन सब्सिडरी इंडिया में बनाते हैं तो उससे रिलेटेड रेगुलेशन क्या है। अभी ग्लोबलाइजेशन के जमाने में डियर स्टूडेंट, इतने सारे जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे जो है ई मार्केट प्लेस जो है एग्रीगेटर आ गए हैं, ई कॉमर्स जाइंट कर लीजिए, उनके लिए क्या रेगुलेशन है। यहाँ पे जो फॉरेन बैंक हैं, फॉरेन डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफडीआई होती है, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआई है, उनके लिए सेबी की क्या गाइडलाइन है, ये सब आपको बिल्कुल अच्छी तरह पता होना चाहिए। नेट पे जाके पढ़ लीजिए, वो कहीं ना कहीं आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल से इंडिया में है। बेसिकली ये क्या होता है, सीएसआर फंड होते हैं, हर जो कॉर्पोरेट होती है उनको एक अच्छा कॉर्पोरेट सिटीजन बनने के लिए ये जरूरी है कि कुछ पैसे अपने वो जो हैं वो फिलैंथ्रोपी पे, समाज के सोशल वेलफेयर पे, पार्क बनाने पे, रोड बनाने पे, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, हेल्थ केयर, इन सब के लिए यूज करें, या ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, लाइक दैट। इसको जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। और उसके लिए कुछ गाइडलाइन इंडिया में बनाए गए हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने बनाए होंगे या कंपनीज एक्ट में होंगे। तो पहला इसमें से ये कहा जा रहा है कि सीएसआर रूल्स स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सीएसआर एक्टिविटी। ये तो कॉमन सेंस से आप सोचेंगे कि इसको क्यों, मतलब ये ऐसा है जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, ओएनजीसी है, वो कहती है कि हम अपने सारे एम्प्लॉय के बच्चों को पोलियो का टीका दिलवाएंगे सीएसआर फंड से, हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनके ही बच्चों को कॉलोनी में जा जाके। ये तो डायरेक्टली आप अपने एम्प्लॉय के लिए कर रहे हो, इसको आप सीएसआर नहीं मान सकते।
यदि आप लार्जर पब्लिक के लिए कर रहे हो, स्लम में जाके बच्चों को पोलियो का टीका दे रहे हो 2 लाख बच्चों को, तो आप कह सकते हो, लेकिन अपने ही एम्प्लॉय को तो आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके ओन इंटरनल कस्टमर है। इसलिए ये बिल्कुल सही है कि CSR रूल मस्ट स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसिडर्ड एज CSR एक्टिविटी। बिल्कुल सही है। The CSR rules do not specify minimum spending on CSR activity। इस पे आप बम्प हो सकते हैं कि क्या रूल के अनुसार कोई मिनिमम जो है स्पेंडिंग CSR एक्टिविटी पे मैंडेटेड है एज पर रूल, या छोड़ दिया गया है कंपनीज पे कि जितना कर सकते हो उतना करो। एक्चुअली मैंडेटेड है। कंपनीज एक्ट 2013 जो मॉडिफाई हुई है 2013 में, इट मैंडेट कि हर कंपनी को, जो एलिजिबल कंपनी है, जो कि 3 साल, पिछले 3 साल में जिसको नेट प्रॉफिट हुआ है, उसको 2% अपने एवरेज नेट प्रॉफिट ओवर द प्रीसीडिंग 3 ईयर CSR एक्टिविटी पे खर्च करनी है। यदि एवरेज जो है पिछले 3 साल में 100 रुपये प्रॉफिट हुए हैं, तो 2 रुपये आपको CSR एक्टिविटी पे करनी है। और वो CSR एक्टिविटी ऐसा होना चाहिए कि लार्जर पब्लिक को बेनिफिट होना, कि अपने ही एम्प्लॉय या अपने ही कंपनी के लोगों पे खर्च कर दे, तो उसको CSR नहीं माना जाएगा। सो इसमें क्या है, एक केवल इसमें से सही है, और वो सही है CSR रूल स्पेसिफाई 1 इज सही है, 2 is false. So 1 is correct. CSR rule specify that expenditure that benefit the company directly or its employee will not be considered as CSR activity. जो second है कि do not specify, it does specify, इसलिए ये गलत है। Next question देखिए dear student, with reference to the Indian economy, collateral borrowing and lending obligation are which type of instrument? Are the instrument of bond market or forex market और मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट? इससे पहले कि इसका आंसर हम लोग जाने, चलिए ये जो आपको ये बता रहा है कि इसको पढ़िए, डिफरेंट टाइप के जो मार्केट्स हैं जहाँ पे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो सेल एंड परचेज होते हैं, उसको समझिए। बॉन्ड मार्केट है जहाँ पे कि जो गवर्नमेंट की बॉन्ड या कॉरपोरेट बॉन्ड वो खरीदे और बेचे जा सकते हैं। ये तो आजकल शेयर मार्केट से भी बेचे जा सकते हैं, शेयर मार्केट के बाहर भी बेचे जा सकते हैं। बॉन्ड होता क्या है, वो एक तरह का फिक्स्ड उसमें रिटर्न आपको मिलती है, वो एक ऋण पत्र है, डेट सिक्योरिटीज है। मतलब आपसे कोई ऋण लेता है, मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट कहती है कि हम एक फैक्ट्री नया लगा रहे हैं, 1,000 रुपये का बॉन्ड लो और आपको हर साल हम 10% उस पर इंटरेस्ट देंगे, तो ये बॉन्ड है। और उस बॉन्ड को जो उसका फेस वैल्यू मान लीजिए 1,000 रुपये है, आफ्टर मैच्योरिटी आपको 1,000 रुपये रिटर्न कर देंगे, उसको आप शेयर मार्केट में खरीद फरोख सकते हैं। 1,000 रुपये उसका फेस वैल्यू है, एक टाइम में वो 1,200 में मिल सकता है, 900 में मिल सकता है। तो इस तरीके से इट डिपेंड्स कि कैसे जो है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है विसा विज द इंटरेस्ट रेट जो उस पर प्रॉमिस किया गया है। अब जो मैं हड़बड़ी में कह रहा हूँ इसको आप समझ लीजिएगा, आगे मैं इस पर कुछ और आपको बताऊंगा भी कि बॉन्ड का जो फेस वैल्यू और उसका जो प्राइस होता है कैसे जो है इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट से जो है वो लिंक्ड होता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक फाइनेंशियल मार्केट का एक टर्म है। तो बॉन्ड मार्केट ये हो गई। फॉरेक्स मार्केट पढ़ लीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो हाईली एक्टिव जो होता है, 24/7 चलता रहता है फॉरेक्स मार्केट, जिसमें कि आप करेंसी ट्रेड करते हैं, आप डॉलर खरीदते हैं और आजकल तो क्रिप्टो करेंसी भी अब खरीदने लगे हैं, डॉलर खरीदते हैं, बेचते हैं, डिफरेंट करेंसीज में आप स्वैप करते हैं ऑल। सो दैट इज द फॉरेक्स मार्केट। बैंक एंड अदर्स NBFC सभी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। देन मनी मार्केट जो है वो एकदम शॉर्ट टर्म जो है बोरोइंग एंड लेंडिंग होती है। जैसे आपको मान लीजिए 7 दिन के लिए जो है 50 करोड़ रुपया चाहिए किसी बैंक को, किसी कॉरपोरेशन को, तो ऐसे में जो है मनी मार्केट ऑपरेट करती है, जिसमें कि बहुत ऐसे आप बिल्स को या ऐसे बॉन्ड को या ट्रेजरी बिल्स को, कमर्शियल पेपर को आप जो है सेल एंड परचेज करते हो, जिसकी की मैच्योरिटी जो है 7 दिन से लेके और कुछ ऐसे दिन तक होती है, मतलब बहुत कम, मतलब 1 साल से कम तो होती है। उसी में जो है कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन भी एक इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसमें कि आप अपनी कुछ कोलैटरल रख के, जैसे आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसको आपने रख दिया किसी को और कहा कि ठीक है आपको मैंने 50 करोड़ का जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी मैंने दे दिया, मेरे पास में थी ट्रेजरी बिल्स, और आप 50 करोड़ दे दो और आपको हम 7 दिन बाद जो है इतने इंटरेस्ट लेकर के 7 डेज का जो होगा आपको पैसा पे कर देंगे, आप मुझे मेरा अपना कोलैटरल जो एसेट है लौटा दीजिएगा। तो इस टाइप की, जैसे हम लोग घर गिरवी रख करके पैसे लेते हैं, उसी तरह जो है ये सब इंस्ट्रूमेंट रख के, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, CD एंड ऑल, ये सब गिरवी रख करके जो है जब हम पैसे लेते हैं, इसको CBLO कहते हैं, कोलैटरल बॉन्डिंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। तो आप देख सकते हैं कि कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन भी जो है वो मनी मार्केट का ही पार्ट होता है।
अब इस चीज़ को यदि आप एक बार जान गए हैं तो आगे जो है आपको कोई पूछे कि बॉन्ड मार्केट का ये पार्ट है कि नहीं, फॉरेक्स मार्केट का पार्ट है कि नहीं, मनी मार्केट का ट्रेजरी बिल किसका पार्ट है, तो मनी मार्केट का, कॉमर्शियल पेपर, CBLO एंड ऑल, मनी मार्केट का और क्या क्या पार्ट हो सकते हैं ये जान लीजिए, बॉन्ड मार्केट के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं, फॉरेक्स मार्केट के क्या फीचर्स हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट है, ये सब आपको जान लेना चाहिए आगे के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परहैप्स ये इस 2024 का लास्ट क्वेश्चन है जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, इसलिए मैंने लिया है। अब ये आपको जानना चाहता है कि आप ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट आप जानते हैं या नहीं। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या न्यू प्रोजेक्ट में या प्रोजेक्ट में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ये होता है जो सीधा जो है वर्जिन से शुरू किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जेवर एयरपोर्ट बन रहा है ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली के पास में, वो एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है क्योंकि पहले वहां पे कोई एयरपोर्ट नहीं था। लेकिन यदि अभी इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल टर्मिनल है T3, यदि उस पर एक रनवे और बढ़ा दिया जाए, अभी 2 रनवे है, तीसरा, तो ये ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट होगा, ये एक्सपेंशन होगा, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कवायद है, तो उसको हम ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। तो ये तो बिल्कुल आपको बम्प कर सकता है, क्योंकि ये आप तभी जान सकते हैं या तो आपने पढ़ा हो इतना, जितने प्रोजेक्ट एयरपोर्ट सबके चल रहे हैं उसके बारे में, जितने रोड प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जितने पोर्ट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और स्टूडेंट पढ़ते हैं इस टाइप का, बिल्कुल याद कर लेते हैं कि अभी इंडिया में चल भी कितने रहे होंगे। हो सकता है 20-25 एयरपोर्ट के नए नए प्रोजेक्ट हुए होंगे लास्ट 1 ईयर में, पोर्ट के, रोड के। तो जो डोनी पोलो एयरपोर्ट है, अब ये कहाँ पे है ये भी देख लीजिएगा, ये और जो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सब ग्रीन फील्ड है, ये दोनों एकदम बिल्कुल स्क्रैच से बनाया जा रहा है। लेकिन विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पहले से था उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, इसलिए ब्राउन फील्ड है। तो 1 और 2, बट ऐसे तो मैंने आपको आंसर बता दिया, इसमें कुछ खास आपको इससे कुछ नहीं होगा कि आप ये जान गए तो आगे जान जाएंगे। लेकिन हाँ, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट से वो कैसे डिफरेंट होता है, ये नॉलेज है। इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए जितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर पावर के चल रहे हों, थर्मल पावर के चल रहे हों, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उन सब का एक लेखा जोखा इंडिया में लेना बहुत जरूरी है, और वो हर जगह आपको मिल जाता है इंटरनेट पे और इवन इंडियन इकोनॉमी के बुक पे। आइए अब जो 2023 के लगभग 10 क्वेश्चन को देखते हैं, और वो कैसे डिफरेंट हैं 2024 से, किस सेगमेंट से आ रहे हैं, कौन से थीम, और क्या नॉलेज चाहिए उस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। लेट अस डेल्व इनटू दैट। अब ये क्वेश्चन जो है एक ट्रस्ट के बारे में है जो कि अलाउड है, उसको बोरोवर माना जाता है। पहले तो समझिए कि एक हम लोग यहाँ सरफासी एक्ट है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, बहुत लंबी सी है। इसके तहत जो है एक एंटिटी होती है, उसको इन्विटिस कहते हैं, इन्विटिस शॉर्ट में, या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उनको जो है बोरोवर माना जाता है इस एक्ट के तहत। तो ये बहुत ही एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटिटी के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि इनका टैक्स रूल चेंज हुआ इस बार का। जो 23-24 का जो बजट है उसमें इसको चेंज कर दिया गया, और इसमें ये हुआ, पहले ये होता था कि ये जो ट्रस्ट होते थे ये पास ऑन करते हैं, मतलब ये अपनी पूरी जो इनकम प्रॉफिट सब अपने मेंबर में जो है पास ऑन करते, कुछ भी रखते नहीं है। ये एक ट्रस्ट है, ट्रस्टी के बिहाफ में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, एज ए बोरोवर पैसे लेते हैं, और जो उससे इनकम होता है वो ट्रस्टी में बांट देते हैं। तो उस टाइप के जो ट्रस्ट हैं उसके लिए ये पहले था कि जो इंटरेस्ट इनकम जो होती थी डिपॉजिट से, जो इन्वेस्टर के पास जाती थी, वो एग्जम था टैक्स में, लेकिन डिविडेंड केवल टैक्सेबल था। अभी इस टैक्स रेजिम में जो न्यू आई बजट में, उसमें सभी तरह के जो इनकम है इनवीटीएस से, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से, वो सब टैक्सेबल हो गए हैं। मतलब कि अब जो है इनकम, जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी टैक्सेबल होगा, और जो डिविडेंड इनकम है वो तो टैक्सेबल पहले भी था, अभी भी टैक्सेबल होगा। लेकिन ये क्वेश्चन हाईली टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह से आप जानते नहीं है। मेरी सलाह होगी कि आप इस सब में बिल्कुल परेशान न हो, स्माइल करते हुए आगे बढ़ जाएं। और ये जो है सेकंड स्टेटमेंट जो है वो तो इतना आसान है
कि इसको आप जरूर कहेंगे कि स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है InvTS आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोअर अंडर द सरफासी एक्ट। तो ये तो ठीक है, बोरोअर तो है ही, क्योंकि वो बोरो करते हैं और उस पर इंटरेस्ट देते हैं और डिविडेंड भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने ट्रस्टीज को। तो ऐसे में 2 तो बिल्कुल सही होगा। अब ये है, इसमें यदि आप देखेंगे कि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते हैं, तो केवल आपको ये देखना है कि ये ट्रू है फॉल्स। यहाँ पे आपको देख के लगेगा कि क्या पता इंटरेस्ट इनकम जो है एग्जाम्प्ट हो, केवल डिविडेंड टैक्सेबल हो या दोनों टैक्सेबल हो, तो आप बिल्कुल नहीं जान सकते हैं, क्योंकि इतना यदि आप अप टू डेट नहीं है टैक्सेशन रूल डिफरेंट टाइप के यूनियन बजट से, तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने बजट को बहुत अच्छे से एनालिसिस पढ़ा है, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स देने वाले जो बच्चे होते हैं बहुत अच्छे से एनालिसिस पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, तो वैसे में शायद इसको आप पकड़ भी ले कि नहीं ये तो चेंज हो चुका है, अब जो इंटरेस्ट इनकम भी टैक्सेबल है, तो ये दोनों सही है। लेकिन ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन तो ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन है, इसलिए मेरे अनुसार से फिर भी बी होगा इसका सही आंसर। दोनों सही लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं। ये क्वेश्चन एक बहुत इंटरेस्टिंग इशू को टच करता है, थीम को टच करता है कि सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक मतलब जो रेगुलेटर बैंक होते हैं किसी कंट्री का, जो चीफ बैंक जो सभी बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करते हैं, लाइक इंडिया में RBI है, हर जगह सेंट्रल बैंक है, वो कैसे ऑपरेट करते हैं और उनका जो एक वन ऑफ द ऑपरेशन है वो इन्फ्लेशन को रोकने का है, जिसको कि मनी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, मनी सप्लाई को कैसे वो रेगुलेट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है ये, एक बार यदि आप समझ जाएंगे तो कभी भूल नहीं सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि मोर इंटरेस्ट रेट, सॉरी मैं लिख अच्छा नहीं पा रहा, इंटरेस्ट रेट लेस इन्फ्लेशन, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इंटरेस्ट रेट यदि बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट मतलब कि रेपो रेट जो होती है, मतलब जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक RBI से लोन ले सकते हैं उसको रेपो रेट कहते हैं, या बैंक रेट जो स्टैंडर्ड रेट जिससे कि नीचे कोई नहीं जा सकता है, उससे जो है बैंक लोन ले सकते हैं, बैंक रेट। तो यदि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रहेगा तो अक्रॉस द बोर्ड इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, मतलब कि मनी को लोन लेना महंगा हो गया, कैपिटल महंगा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मनी सप्लाई जो है वो घट जाता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाती है, ब्रॉडर मनी सप्लाई। मैंने आपको कहा ना कि नैरो मनी ब्रॉड मनी, डिपॉजिट से कैसे मनी क्रिएट होती है, तो वो मनी घट जाती है। जब मनी सप्लाई घटती है तो ये डिमांड सप्लाई का है कि यदि मनी सप्लाई घटेगी, चीजें तो गुड्स एंड सर्विसेज तो कांस्टेंट है, वो इतनी तेजी से घटती बढ़ती है नहीं, तो आपका इन्फ्लेशन कम होगा। मतलब बिकॉज लेस मनी विल बी चेंजिंग द एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि मनी जो चेंज करती हैं जो इकोनॉमी में और कितना गुड्स एंड सर्विस है, इसके बैलेंस को आप डिमांड एंड सप्लाई समझ सकते हैं। यदि मनी ज़्यादा होगी और गुड्स एंड सर्विसेज तो कांस्टेंट ही है, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। यदि मनी हमने सक कर लिया, किसी तरह इकोनॉमी से मनी को निकाल लिया, तो मनी कम हो जाएगी, तो थोड़ा इन्फ्लेशन टेम हो जाएगा। इसका मतलब है कि यदि इन्फ्लेशन का खतरा ज़्यादा होगा तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, रेपो रेट को बढ़ा देगी, मतलब इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। इतनी नॉलेज के बाद आप यहाँ आइए। इन द पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट पास्ट, many central banks worldwide had carried out interest rate hike. आपको केवल इतना जानना है, यदि आपको यह पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, इसका मतलब इन्फ्लेशन को घटाना था। तो क्या पेंडेमिक के बाद बहुत जगह इन्फ्लेशन बढ़ गई? यस, पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ी, अमेरिका, यूरोप, जर्मनी एंड ऑल। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट हाइक करके मनी को सक किया गया, मतलब मनी सप्लाई को कम किया गया, जिससे कि कम मनी जो है एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज को चेंज करे, इन्फ्लेशन टेम हो। सो इट इज करेक्ट, true. Statement 1. Statement 2 है central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means. ये तो assumption है, कौन सेंट्रल बैंक बोलेगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो सोचते हैं कि यदि हम मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये उनका एजम्पशन है। तो जनरली इस टाइप के स्टेटमेंट कभी गलत होते नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। और इसी चलते ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कि इसी चलते इन्होंने जो है ऐसा एजम्पशन के चलते इन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक किया, जिससे कि इन्फ्लेशन पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट पास्ट में कम हो सके। बिल्कुल ये सही है। तो ये बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन करता है इन सब के। अब यहाँ पे बहुत नॉलेज आप ले सकते हैं, जो मैंने कहा है उसके अलावा ये तो फॉर्मूला की तरह रट लीजिए कि मोर द इंटरेस्ट रेट लेस द इन्फ्लेशन, मोर द इंटरेस्ट रेट लेस द मनी सप्लाई, लेस द मनी सप्लाई
लेस द इन्फ्लेशन, इस तरह का आप रट लीजिए। लेकिन ये भी कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, वो उल्टा है। जिस रेट पे आरबीआई जो है बैंक से लोन लेती है, कमर्शियल बैंक, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, उसका भी वही इफेक्ट होता है। यदि रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगा तो मनी सक हो जाएंगे। बैंक रेट क्या होता है, रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो, ये सब सब जो है मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है। मनी रिजर्व रिक्वायरमेंट, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा घटा करके जो है मनी सप्लाई को कम करती है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो होती है बैंक के, कि कितने अपने डिपॉजिट का स्टैट्यूटरीली उनको लिक्विड फॉर्म में रखना है, उसको घटा बढ़ा के मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है कि सीधा जो है गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होते हैं, जो गवर्नमेंट का ऋण पत्र, वो आरबीआई के पास में ह्यूज होता है, आरबीआई खरीद के रखती है और उसको वो जो है सेल करती है और परचेज करती है। अब जरा सा यहाँ गौर कीजिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ में बता रहा हूं, यदि यदि वो सिक्योरिटी, सेक में बोल रहा हूं, जी सेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यदि वो सेल करती है, सेल, तो क्या होगा? तो यदि वो सेल करेगी तो क्या होगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो मार्केट में जाएगी और मनी जो है वो सक हो जाएगा, क्योंकि मनी से ही तो वो कोई भी खरीदेगा तो उसको मनी देगा आरबीआई को। इसका मतलब कि मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी में घट जाएगा यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई सेल करती है। इसका उल्टा होगा, यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई खरीदती है तो होगा क्या कि ये मनी दे के खरीदेगी, तो मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में बढ़ेगी और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ज्यादा से ज्यादा जो है वो आरबीआई के पास आ जाएगी। उल्टा होगा, मतलब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अब आप देखिए कि यदि इन्फ्लेशन को टेम करना हो तो ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या होगा, इनको जो है इनको सेल करना चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना चाहिए। सेल करने से मनी सक हो जाएगा, तो उसका वही इफेक्ट होगा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से होता है। तो दो ऑपरेशन कर सकती है इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक। एक कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करे और दूसरा रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दे। फर्स्ट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट पॉलिसी और सेकेंड इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। इसके अलावा रिजर्व रिक्वायरमेंट में भी वो सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा दे। अब जो मैं आपको इतनी हड़बड़ी में बता रहा हूं, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा 1-1.5 घंटे में। ये इतना मजेदार है ये कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी क्या होती है, रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होता है, खास करके ओएमओ जो है वो कैसे, और बाद में ओएमओ जो है कैसे फॉरेन मार्केट, फॉरेक्स जो मार्केट होती है उसके इंटरवेंशन से जुड़ जाता है, स्टरलाइजेशन कॉन्सेप्ट से, जो आगे इन्होंने पूछा भी है, उसमें दोनों जुड़ जाते हैं। वो हम लोग चलिए एक और आगे डिस्कस करेंगे। तो इन सबको एज ए फॉर्मूला याद कर लीजिए, तो आपको जो है आगे इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन विच इज रिगार्डिंग द कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग जो है एक मार्केट मैकेनिज्म है यूरोपियन। आप जानते हैं हर चीज को मार्केट के में ले जाना चाहते हैं। इवन यदि इन्वायरमेंट को बचाना है तो उनका कहना है कि मार्केट कैन हेल्प, द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट। उन्होंने एक अजीब सी सिस्टम निकाली जिसको सुन के आपको लगेगा राइट टू पॉल्यूट है, या यू कैन परचेज पॉल्यूशन। हाउ? कार्बन ट्रेडिंग में, मैंने तो इसे यहाँ पे लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बेसिकली क्या होती है कार्बन ट्रेडिंग में कि मान लीजिए यूरोप में एक कंपनी है और गवर्नमेंट ने कहा है कि आप एक साल में 1 टन से अधिक जो है CO2 इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस फॉसिल फ्यूल आप नहीं जला सकते हो अपने ऑपरेशन के लिए। लेकिन उन्होंने जो है 1.5 टन जला लिया। ओके, इसका मतलब कि उन्होंने अपनी जो उनकी इमिशन अलाउंसेस थी उसको ब्रीच कर लिया, अब उनको फाइन लगेगी। तो लेकिन उसमें ये कहा गया कि ओके, आप ऐसा कर सकते हो कि आधा टन जो आपने एक्स्ट्रा किया है, यदि इंडिया में कोई ऐसी कंपनी है जिसको कि 1 टन का अलाउंसेस था और उसने आधा टन किया, उसके पास आधा टन का बचा हुआ है, मार्जिन बची हुई है, तो आप उससे जो है खरीद सकते हो। मतलब उसको आप पैसे पे कर दो, इक्विवेलेंट उसकी एक प्राइस बना ली है, 1 टन कार्बन का कितना प्राइस होगा, उसको पे कर दो, तो आपका माना जाएगा कि आपने अलाउंसेस पूरा कर दिया। आपको ये कन्विंसिंग लगता है? बिल्कुल नहीं। आपको लगेगा अरे उस यूरोपियन कंपनी ने तो पॉल्यूट कर दिया, इन्वायरमेंट का नुकसान हो गया, यदि वो पैसे भर ही दे तो उससे क्या होगा। लेकिन यूरोपियन कंसिडरेशन में, जो कैपिटलिज्म में, ऐसा माना गया कि ठीक है वहां पे नहीं हुआ तो इंडिया में तो हुआ ये कि किसी ने जो है आधा टन किया, तो दोनों मिला करके तो वर्ल्ड में देखा जाए एटमॉस्फेयर एक है तो कहीं ना कहीं तो आधा टन कम हुआ। लाइक दिस, इस लॉजिक से जो है कार्बन ट्रेडिंग की जाती है। नट सेल में यह है
कि कंपनी जो है कार्बन क्रेडिट खरीद सकती है। मतलब किसी ने यदि अच्छा काम किया है ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए, तो उसकी क्रेडिट आप पैसे दे करके ले सकते हैं। जिस कंपनी ने अच्छा काम किया उसको पैसे मिलेंगे, तो अधिक से अधिक कंपनी इंकरेज होगी। और चूंकि कंपनीज को जो पॉल्यूटर हैं उनको पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डिस्करेज होंगे। अब विद दिस नॉलेज जरा इसको पढ़िए। Statement 1. Carbon markets are likely to be one of the most widespread tool for in the fight against climate change. ये बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट और सही है कि ये कार्बन मार्केट यदि इस तरीके से बनाई जाए तो क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म या टूल बन सकता है, और है भी। स्टेटमेंट 2 है कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। अभी आपने देखा कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि एक कंपनी इंडिया में है जिसके पास में इमिशन अलाउंसेस बची हुई है आधे टन का, दूसरी कंपनी है, दो कंपनीज हैं, दो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें मनी का ट्रांसफर हो रहा है। मनी का ट्रांसफर इसमें नेसेसरली कोई प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, स्टेट टू प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट, कुछ भी हो सकता है। मतलब दो कॉर्पोरेट एंटिटी या दो एंटिटी के बीच का ये ट्रांसफर होता है जो कार्बन क्रेडिट खरीदते और बेचते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। यदि स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है तो बाय द नेचर ऑफ दिस टाइप ऑफ, ये रीजन एजर्सन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि एक ही ऑप्शन सही होगा। आपको ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं। ऑप्शन 2, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड 1 इज करेक्ट। ओनली सी कैन हैपन, और कुछ हो ही नहीं सकता है। ओके, नेक्स्ट चलिए। तो इसमें क्या है कि आपको कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट और इमिशन अलाउंसेस, कार्बन ट्रेडिंग की जो मार्केट, उसके जो प्लस एंड माइनस फीचर्स, ये सब पढ़ लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड क्या होता है? ये वियतनाम से ये मॉडल जो है कई जगह अपनाया गया है, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। उसमें बेसिकली कलेक्टिव फार्मिंग का एक मेथड है, जहाँ पे कि बहुत सारे स्मॉल फार्मर अपने छोटे छोटे लैंड को जो है मिला करके एक बड़ा सा फील्ड बना लेते हैं, तो उनकी मसल बढ़ जाती है। वो अपनी मार्केटिंग खुद कर सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। इंडिया में भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस टाइप का ही मॉडल की कोशिश करता है। बहुत कलेक्टिव फार्मिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कलेक्टिवाइजेशन या कह लीजिए कॉरपोरेट वे में सभी फार्मर मिल करके अपने प्रोड्यूस को बेचें, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करें, कोल्ड चेन बनाएं, ये भी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ यदि आप इतना पढ़ेंगे तो इसमें कौन सा निकलेगा? ये है मेनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। बिकॉज यहाँ पे रीसेटलमेंट है, ऐसा कोई रीसेटलमेंट नहीं है। मेनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया टुगेदर मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए कॉर्पोरेट, नो, आपस में ही वो मिलकर अपने फील्ड को बड़ा करते हैं। कंपनी एक्सटेंड लोन, नो। तो मेनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ग्रुप एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे? ये केवल इससे होता है कि आपने यदि 2 न्यूज़पेपर साल भर पढ़ी है सिविल सर्विसेज के लिए, मैगजीन देखा है, टीवी पे न्यूज़ देखा है, मतलब आपने अपने सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए एंटीना खुले रखे हैं, तो आपको इस तरह कहीं ना कहीं कोई न्यूज में आ जाएगी। दैट्स ऑल, और कोई तरीका इसको पकड़ने का नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टरलाइजेशन? ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि आरबीआई स्टरलाइजेशन कैसे करती है। यदि आप एक बार इसको समझ जाएंगे तो आप ओपन मार्केट ऑपरेशन भी समझ जाएंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है, और आप फॉरेन करेंसी इंटरवेंशन जब आरबीआई करता है तो उसकी क्या समस्या होती है वो भी समझ जाएंगे। बहुत चीज़ें ये क्वेश्चन आपको समझा सकता है यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं तो, इतने वीडियो देखने के बाद। तो चलिए पहले यहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन एक स्लाइड मैंने और लिया है जहाँ मैंने चार्ट के थ्रू आपको स्टेरलाइजेशन की प्रोसेस समझाने की कोशिश की है। तो क्यों ना चलिए पहले उसी को देखते हैं। आप यहाँ जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। खास करके ये जो 2 बेसिक प्रिंसिपल है ओपन मार्केट, OMO कहते हैं। आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन करती है, वो एक तो वो इंटरेस्ट रेट को घटा बढ़ा करके कर सकती है, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, या रिजर्व जो होता है SLR और CRR उसको घटा बढ़ा कर सकती है। और थर्ड जो है वो डायरेक्टली जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन कर सकती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आरबीआई सीधा ओपन मार्केट में, मतलब जो इंडियन इकोनॉमी की जो डिफरेंट कैपिटल मार्केट है या मनी मार्केट है, कल मनी मार्केट है, उसमें जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को जो है वो ट्रेड करते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की बॉन्ड कह लीजिए, जो आरबीआई के पास में ह्यूज नंबर में रहता है, क्योंकि
आरबीआई उसी को दे करके गवर्नमेंट आरबीआई से जो है मनी बोरो करती है। तो इसके आरबीआई के पास में ह्यूज नंबर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहता है, उसको शॉर्ट में जीसेक कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल। तो जीसेक जो है, जब भी आरबीआई को लिक्विडिटी घटानी होती है, मतलब मनी सप्लाई को रिड्यूस करना होता है, तो वो क्या करना शुरू करते हैं, वो जीसेक को जो है बेचना शुरू करते हैं। बेचेंगे तो क्या होगा, मार्केट में जीसेक जाएगा और मनी जो है निकल के आरबीआई के पास आ जाएगा। इसका मतलब है कि मार्केट में मनी कम हो जाएगी, तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। मनी सप्लाई रिड्यूस होगी तो क्या होगी, लेस मनी विल चेज द गुड्स एंड सर्विसेज, और इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा। तो इसको आप रट लीजिए बिल्कुल फॉर्मूला कैसे, आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, it reduces liquidity, it means that money supply reduces and inflation reduces। एकदम रट लीजिए। इसका उल्टा होगा, यदि आरबीआई जो है बाय करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो निकल करके आरबीआई के पास आएंगे, जीसेक मतलब मार्केट से निकल के आरबीआई के पास आएंगे, और आरबीआई के पास से मनी निकल के मार्केट में जाएगा, मनी। और इससे क्या होगा कि मनी जो है मार्केट में इंजेक्ट होगा, तो लिक्विडिटी जो है इकोनॉमी में बढ़ेगी, मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, और इससे जो है इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। कई बार आप ये सोचेंगे कि फिर आरबीआई जो है क्यों गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बेचेगा। कई बार इकोनॉमी में एक जान लाने के लिए, डिफ्लेशन हो गया है, इकोनॉमी एकदम स्टैग्नेंट हो गई है, मनी सप्लाई को थोड़ा बढ़ाना भी जरूरी है, तो वैसे केस में आरबीआई जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करता है, मनी को इंजेक्ट करता है मार्केट में कि लोगों के पास मनी हो, जिससे कि थोड़ी जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ पाए डिफ्लेशन से। ऐसा भी होता है। इस दोनों प्रोसेस को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। अब ये स्टेरलाइजेशन क्या बला है, ये आगे के स्लाइड में बताऊंगा, इसको केवल आप पढ़ लीजिए। यहां पे भी मैंने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में मुझे लगा कि और अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर ये है, अभी आप केवल आंसर जान लीजिए कि बाय कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई करती है स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन क्या बला है और कैसे करती है, चलिए आगे के स्लाइड में समझते हैं। यहां पे देखिए स्टेरलाइजेशन की पूरी मैंने चेन बताई है, ये हुई है। इसकी शुरुआत होती है कि मान लीजिए मैंने एक फर्ज किया है, कहीं भी होता है, किसी फॉरेन मार्केट में हो सकता है। मान लीजिए यूएस में जो फेडरल रिजर्व है उसने जो है इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिया, इंटरेस्ट रेट घटा दिया। जैसे ही इंटरेस्ट रेट वहां घटती है, वहां के जो इन्वेस्टर हैं उनको लगता है कि अब अमेरिका में इन्वेस्ट करना जो है वो फायदेमंद नहीं है, तो वो मनी बाहर भागने लगती है, इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में आने लगती है। तो यूएस डॉलर जो है इंडिया की तरफ फ्लो करता है, चाइना भी जाएगा, कहीं भी जाएगा, इंडिया भी जाती है। हम अपने लिए देखें तो यूएस डॉलर फ्लो करने लगे हमारे यहाँ। वैसे अभी आपको बताएं कि उल्टा हो रहा है, लगातार वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, उसके चलते हमारे यहाँ से यूएस डॉलर भाग रही है, इसके चलते भी शेयर मार्केट यहाँ पे क्रैश हो रहा है। तो यूएस डॉलर जो है इंडियन मार्केट में फ्लो कर रहा है, किया। अब जब यूएस डॉलर काफी ज्यादा इंडियन मार्केट में आ जाएगा तो क्या होगा, आप रूपी है एक तरफ, आईएनआर है, और दूसरी तरफ यूएस डॉलर है। डिमांड सप्लाई की जो मैकेनिज्म होती है, यूएस डॉलर का सप्लाई बढ़ गया, आईएनआर तो जितना था उतना ही रहेगा रूपी, तो इससे क्या होगा, रूपी एप्रिसिएट करने लगेगी। इन कंपैरिजन टू डॉलर जो है रूपी एप्रिसिएट करने लगेगा। आप देखोगे फॉरेन एक्सचेंज में जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, रूपी जो है 85, 84, 83 ऐसे हो जाएगी। ये कोई अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि जितना रूपी एप्रिसिएट करेगा हमारा सामान जो है उतना ही दुनिया के लिए महंगा हो जाए, क्योंकि उतना ज्यादा जो है उनको अपनी करेंसी ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी हमारे सामान को खरीदने के लिए। सिंपल, क्योंकि वो एक्सचेंज रेट पे होता है। तो रूपी एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हम ट्रेड में जो है मतलब कि कंपिटिटिवनेस हमारी कम हो जाती है। अब आरबीआई यहाँ पे इंटरवीन करता है, वो रूपी को ज़्यादा एप्रिसिएट नहीं करने देना चाहता। तो आरबीआई क्या करेगा कि यूएस डॉलर, चूंकि यूएस डॉलर जो है बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है, तो इसकी सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई हमारे मार्केट में, तो वो यूएस डॉलर को खरीदने लगेगा। तो यूएस डॉलर जो है वो सक हो जाएगा, वो आरबीआई उसको खरीद रहा है, यूएस डॉलर मार्केट से निकल के आरबीआई के खजाने में जा रहा है, तो फॉरेन रिजर्व में जा रहा है। उससे क्या होगी कि मार्केट में, इंडियन मार्केट में यूएस डॉलर की थोड़ी कमी होगी, तो ये जो आईएनआर और यूएस डॉलर का जो डिमांड सप्लाई है वो बैलेंस हो जाएगा। मतलब कि अब लेस यूएस डॉलर विल चेंज इंडियन रूपी, तो रूपी का एप्रिसिएशन रुक जाएगा। गौर से सुनिए फिर से कि आरबीआई परचेजेज यूएस डॉलर टू प्रिवेंट रूपी एप्रिसिएशन। दिस इज कॉल्ड इंटरवेंशन, फॉरेन मार्केट इंटरवेंशन बाय आरबीआई। आरबीआई इस तरह से इंटरवीन करती है, यूएस डॉलर कभी खरीदेगी
यदि उसको रुपी को अप्रिसिएट करने से बचाना है तो, और यदि उसको रुपी को डेप्रिसिएट करने से बचाना है तो वो डॉलर को बेचेगी। तो डॉलर खरीदना बेचना जो है वो ऑपरेशन करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कह सकते हैं इसको भी आप फॉरेन एक्सचेंज में। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम क्या पैदा होती है कि यदि आरबीआई ने बहुत सारे यूएस डॉलर खरीदे तो मनी जो है वो इंजेक्ट करती है, रुपी इंजेक्ट करेगी मार्केट में, तो उससे क्या होती है, मनी सर्कुलेशन जो है, लिक्विडिटी या मनी सर्कुलेशन बढ़ जाती है मार्केट में। इससे जो है इन्फ्लेशन का खतरा होता है। अब ऐसा इसको क्यों करना पड़ा कि इनको बहुत सारे यूएस डॉलर खरीदने पड़े, जितना ही यूएस डॉलर खरीदेंगे इक्विवेलेंट मनी को इनको जो है मार्केट में पंप करना पड़ता है। इसके चलते जो है इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा होता है। तो यहाँ पे इसको ये स्टेरलाइज करते हैं, मतलब ये जो इन्फ्लेशन जो बढ़ने का खतरा इनके इंटरवेंशन से हुआ डॉलर खरीदने से, इसके लिए वो ओएमओ करते हैं जो अभी हम लोगों ने देखा। अब इनको क्या करना है, मनी सप्लाई को घटाना है, इसका मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वो जो है बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये फाइनल स्टेप हो गया कि बेचते हैं। इस बेचने से क्या होगा, मनी जो है फिर सक होकर के जो आरबीआई के पास आएगी, तो इससे जो है मनी सप्लाई घटेगी और जो है ये जो प्रॉब्लम थी इन्फ्लेशन की दूर हुई। तो इस पूरे चेन से आरबीआई ने दो जो है एक्टिविटी किया। पहले तो इन्होंने जो है यूएस डॉलर को परचेज किया, इससे जो है रुपी के अप्रिसिएशन को रोका, और फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल किया यहाँ पे। इससे इन्होंने जो है मनी सप्लाई जो रुपी की ज्यादा हो रही थी उसको रोका, इन्फ्लेशन को रोका। तो इसलिए यहाँ पे फिर से एक बार जो है ओएमओ का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसको फिर से रट लीजिए कि आरबीआई सेलिंग जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी सप्लाई डिक्रीजेज, इन्फ्लेशन टेम्ड, इन्फ्लेशन डिक्रीजेज। इसको रट लीजिए, इसका उल्टा हो जाएगा कि इन ओपन मार्केट ऑपरेशन या ओएमओ प्रिंसिपल कि आरबीआई परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मनी सप्लाई इंक्रीजेज, इन्फ्लेशन में इंक्रीज। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट्स। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, जहां गवर्नमेंट की बॉन्ड जो है बिकती है। कॉल मनी मार्केट, जहां पे कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप जो है मनी को लेंड करते हैं, बोरो करते हैं। एंड ट्रेजरी बिल मार्केट, जहां पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल खरीदे जाते हैं। एंड स्टॉक मार्केट। तो ये इसमें से कैपिटल मार्केट कौन कौन है? कैपिटल मार्केट और जो मनी मार्केट, इन दोनों में फर्क ये क्वेश्चन आपसे समझना चाहता है। कैपिटल मार्केट वो है जहां पे कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी लाइक स्टॉक एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो होते हैं, एक साल से अधिक जो है बेचे खरीदे जाते हैं, जैसे इक्विटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REIT, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अभी हम लोगों ने देखा इनवी ट्रस्ट। ये सब जो है ये सब एग्जाम्पल है कैपिटल मार्केट के। मनी मार्केट ये हैं, डील करते हैं शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट कॉमर्शियल पेपर। इसके एग्जाम्पल हैं ट्रेजरी बिल, टी बिल्स या GSEC, कॉमर्शियल पेपर, रीपर्चेज एग्रीमेंट, रेपोज, कॉल मनी मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रीपर्चेज एग्रीमेंट, रेपोज, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स लेस देन ए ईयर। लेस देन ईयर के जो बॉन्ड होते हैं उनको भी मनी मार्केट में ही ट्रीट किया जाता है, 1 ईयर से ज्यादा को लॉन्ग टर्म बॉन्ड को कैपिटल मार्केट में। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो इसमें से यदि कैपिटल मार्केट देखें तो स्टॉक मार्केट है, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट है, कॉल मनी मार्केट और टी बिल मार्केट जो है ये टिपिकली मनी मार्केट है। इसका मतलब कि 1 और 4 केवल है, इसका मतलब ओनली 2 जो है इसमें से कैपिटल मार्केट है। इस तरह का क्वेश्चन आगे आप ऑलवेज सॉल्व कर पाएंगे। एक बार यदि आपने फर्क समझ लिया, कैपिटल मार्केट और उसके एग्जाम्पल देख लिए और मनी मार्केट उसके एग्जाम्पल, इनफैक्ट इन सबको थोड़ा थोड़ा जाके पढ़ भी लेना है कि रेपोज क्या होते हैं, कॉमर्शियल पेपर क्या होते हैं, CDs क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना है क्योंकि उसके अंदर भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे एक अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है जो MSP से निकल के आता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपको पता है कि गवर्नमेंट कहती है कि हम इस प्राइस पे आपका जो है प्रोड्यूस को, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को खरीद लेंगे, और वो प्राइस जो MSP होती है जनरली मार्केट प्राइस से हायर होती है। मार्केट में प्राइस कम रहता है, MSP ज्यादा रहती है। इससे फार्मर को थोड़ी फायदा होती है और मार्केट में भी स्टेबिलिटी बनी रहती है कि जो ट्रेडर होते हैं वो MSP से नीचे खरीदना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि फार्मर क्यों बेचेगा गवर्नमेंट को, क्यों नहीं बेचेगा। लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है, गवर्नमेंट को बेचने में बहुत सारे परेशानी है, कई जगह गवर्नमेंट उतनी खरीदती नहीं है। तो अल्टीमेटली कई जो है MSP से नीचे मार्केट में भी किसानों को बेचना पड़ता है। ये तो एक अलग कहानी है। यहाँ पे क्वेश्चन उस MSP से ये है कि नाइजर सीड जो होता है, जिसको राम तिल भी कहते हैं, मतलब गरीब लोगों के लिए वो समझिए ऑयल सीड है, उसको पीस करके तेल निकालते हैं, कई ट्राइबल इसको यूज करते हैं। तो क्या नाइजर जो है वो 23
क्रॉप्स हैं लगभग जिसपे कि एमएसपी दी जाती है, क्या वो उस पर दी जाती है, ये पूछा जा रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स, तो ये सही है, यस, ये नाइजर सीड में दी जाती है। अब आपको यदि पता नहीं है तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये जानना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो एमएसपी पे जो 23 क्रॉप्स हैं उसको जरूर आपको लिस्ट को याद कर लेना चाहिए। मुझे यहाँ पे देना भी चाहिए था, लेकिन आप कहीं भी जाके देख सकते हैं। तो पहला सही है, नाइजर इज कल्टिवेटेड एज ए खरीफ क्रॉप, ये भी सही है, खरीफ सीजन में होती है। खरीफ सीजन मतलब जो मानसून की सीजन होती है, जो जाड़े की सीजन जो अभी जैसे है उसको रबी क्रॉप कहते हैं, इसमें वीट होता है, और खरीफ क्रॉप टिपिकल राइस है, कॉर्न है। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग, तो मैंने पहले ही आपको बताया नाइजर सीड ऐसी दिखती है, ऐसे इसकी खेत दिखती है, देखने में तो सूरजमुखी जैसी आपको लग रही होगी, सीड ऐसा है, ऐसे ऑयल से निकलती है। तो ये सही, तीनों ही जो है ये सही है। डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, कहाँ कहाँ ये होती है इंडिया में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट। अब ये क्वेश्चन आपको ये कहता है कि इसमें से कौन सा इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है। तो इनटेंजिबल एसेट और टेंजिबल एसेट के बीच का डिफरेंस भी जो है आपको आगे कई क्वेश्चन आपको हेल्प कर सकता है। इनटेंजिबल मतलब जिसको आप छू नहीं सकते, जैसे हवा इनटेंजिबल है, बस महसूस कर सकते हैं। टेंजिबल मतलब इसको अपने आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट करते हैं, अपने सेंस एक्सपीरियंस से आप उसको मतलब कि टेंजिबल वे में टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। और इनटेंजिबल मतलब कि आप उसको सूंघ तो सकते हैं, फील तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। दैट इज टेंजिबल गुड्स। मान लीजिए लकड़ी, टेबल, कुर्सी, ये सब जो है टेंजिबल है। आपकी जो इमेज है समाज में, वो एक इनटेंजिबल आपका एसेट है। आपके जो नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क है, आपके के दोस्त कहाँ कहाँ है, वो सब इनटेंजिबल एसेट है। जो टेंजिबल एसेट है कि आपके बैंक में कितना पैसा है, ये आपका टेंजिबल एसेट है। उसी तरीके से कंपनी के लिए भी कुछ एसेट जो है टेंजिबल होते हैं, जैसे उसके पास कितने बिल्डिंग हैं, कंप्यूटर्स हैं, एंड मेनी अदर इस टाइप के, टेबल, कुर्सी, इक्विपमेंट, मशीन एंड ऑल, ये सब टेंजिबल एसेट। और कुछ उसके इनटेंजिबल एसेट है, लाइक गुडविल। जैसे एक इंडिविजुअल की इमेज होती है, वैसे ही गुडविल आपका कितना है, रेपुटेशन, ब्रांड रेपुटेशन, मतलब टाटा की ब्रांड रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, तो उससे उसको बहुत फ़ायदा होता है। ट्रेड सेक्रेट आपके पास में, केएफसी के पास में ट्रेड सेक्रेट है कि फॉर्मूला है कि कैसे वो चिकन बनाते हैं, फ्राइड चिकन, तो उस टाइप की ट्रेड सेक्रेट है। या ब्रांड इक्विटी है, जो मतलब कि एक ब्रांड की जो वैल्यू है, कस्टमर के नज़र में उस ब्रांड का क्या परसेप्शन है, कितने लॉयल कस्टमर है। कोई सॉफ्टवेयर यदि आप डेवलपमेंट जो आपकी होती है, जो वो भी एक इंटेंजिबल टाइप की एसेट है। डोमेन नेम यदि आपका बहुत पॉपुलर है, तो वो भी जो है एक इंटेंजिबल एसेट है। कस्टमर रिलेशनशिप, जो कस्टमर के रिलेशनशिप, जैसे यहाँ पे जो दिया है मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, आपके पास में जो है लॉयल कस्टमर की पूरी मेलिंग लिस्ट है, तो वो भी इनटेंजिबल एसेट है। कस्टमर की लॉयल्टी, उनके साथ रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर एंड ऑल। नॉन कम्पीट एग्रीमेंट, मान लीजिए कि आपने 10 कंपनी के साथ में एग्रीमेंट किया हुआ है कि आप हमसे कम्पीट नहीं करोगे, तो वो बहुत आपके लिए बहुत बड़ा एसेट है, लेकिन वो इंटेंजिबल एसेट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी जो आप करते हैं, इंटेंजिबल एसेट है। इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से कितने इंटेंजिबल है। तो ब्रांड रिकॉग्निशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑलवेज जो है वो इंटेंजिबल होती है, और मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट। इन्वेंट्री तो बिल्कुल टेंजिबल, आप छू सकते हैं, तो इसको निकाल दीजिए। तो 3 जो है इसमें से इंटेंजिबल है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जो हम ज्ञान हमारे पास में, नॉलेज जो है, जैसे ट्रेड सेक्रेट एंड ऑल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसपे हमारा हक होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन, जैसा मैंने कहा कि आसान है आगे करना, क्योंकि टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट के बीच का डिफरेंस बहुत ही आसान है, और आगे आप इसको कर सकते हैं यदि आपने इस तरीके से पढ़ लिया तो। 29 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, स्टेबल गवर्नमेंट, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। अब ये कह रहा है कि 15th फाइनेंस कमीशन जो हॉरिजेंटल टैक्स डिवोल्यूशन किया, उसमें से इनमें से किस फैक्टर को उसने ध्यान में रखा। ये बेहद डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन चलिए इसको कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। पहला तो हॉरिजेंटल टैक्स डिवोल्यूशन और वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन दोनों ही जो है फाइनेंस कमीशन देखता है। हॉरिजेंटल टैक्स मतलब एक ही सेम लेवल पे, मतलब कि एक स्टेट, मान लीजिए बिहार को कितना मिलेगा सेंटर से, तो मान लीजिए सेंटर का बंटवारा हो रहा है, तो इसको कितना मिला, इसको कितना मिला, इसको कितना मिला, इसको, तो मतलब इन कंपैरिजन टू बिहार, यूपी को कितना मिला, एमपी को कितना मिला। तो ये एक हॉरिजेंटल लेवल पे स्टेट के बीच में टैक्स का डिवोल्यूशन हो रहा है। ऑफ कोर्स टैक्स जो मतलब कि पूरे जो इंडिया में टैक्स लगती है, लेकिन उसका डिवोल्यूशन मतलब उसका बंटवारा स्टेट के बीच में होता है। तो ये तो हॉरिजेंटल हो गया। इसके लिए यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या क्राइटेरिया अपनाया है। एक दूसरा हो सकता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में,
ये वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन है। मान लीजिए 100 रुपए टैक्स कलेक्ट हुआ जीएसटी, तो उसमें से सेंटर कितना रखेगा और स्टेट्स एज ए होल जो है कितना रखेंगे, तो ये वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन। यहाँ पे जो है बिटवीन द स्टेट्स जो है या अमॉन्ग द स्टेट्स किस बेसिस पे बंटवारा हुआ है टैक्स का, वो यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है गवर्नेंस रिफॉर्म और स्टेबल गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स स्टेबल गवर्नमेंट तो आप ऐसे भी जान सकते हैं कि कोई भी इस बेसिस पे तो नहीं करेगा कि आपकी गवर्नमेंट कितने दिन चली है। पॉलिसी रिफॉर्म या गवर्नेंस रिफॉर्म बहुत ही मुश्किल है जज करना, पॉलिटिकली बहुत ही डिस्प्यूटेड है, इसलिए शायद इसको इन्होंने नहीं लिया। लेकिन डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की, आपने कितना पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना किया है, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट कितना किया है, ये तीनों चीज़ें जो हैं ली गई हैं क्राइटेरिया 15 फाइनेंस कमीशन। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं कि 15 फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको थोड़ा बहुत आपको ब्राउज करना चाहिए। वो इकोनॉमिक सर्वे में भी आती है, कई जगह आती है, और ये स्टूडेंट करते हैं जो भी सिविल सर्विसेज देंगे। वो अभी जैसे 16 फाइनेंस कमीशन बैठी है, अभी तो उसकी रिपोर्ट आई भी नहीं है, तो 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड अदर्स हैं वो आपको प्रैक्टिस भी करवाते होंगे 15 फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट के अंदर घुस करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर: अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, healthcare, renewable energy. On how many of these does UN OPS Sustainable Investment in Infrastructure and Innovation S3I initiative focus on for its investment? ये बेहद अर्बिट क्वेश्चन है। ये जो S3I है एक यूनाइटेड नेशन की एक तरह कहिए कि सपोर्टिव एक उसके तहत जो है एक संस्था है जो कि सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब हेल्प करती है, वो इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन S3I। और उनकी जो फोकस एरिया जो है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, इनोवेशन और रिन्यूएबल एनर्जी। हेल्थ केयर नहीं है, लेकिन ये आप कैसे जान सकते हैं? और ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, इसका मतलब कि ओनली 3 है इसमें, ये इसलिए क्योंकि इट वाज इन न्यूज, और वो भी रॉन्ग रीजन से था। कुछ वहां पे डिफॉल्केशन, कुछ प्रॉब्लम हुई थी S3I में, और उसको लेके कई जगह न्यूज में था। तो यदि आप न्यूज में है और थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं और आप तो पकड़ पाते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। So dear student, finally let us go to CSE Prelims 2022 Economics। मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन let it be in one session itself, जिससे कि आपको एक तरह का पूरा एक क्लास का फील मिल सके। Let us do it। नेक्स्ट क्वेश्चन IMF पे है। IMF दो तरीके से उन कंट्री को जिनको बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू हो जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू मींस कि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं होते अपने इंपोर्ट को पे करने के लिए, तो कंट्री जो है बहुत परेशानी में पड़ती है, तो IMF से लोन लेती है। उसमें जो दो मैकेनिज्म है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, दोनों अलग अलग है। इसको पढ़ लीजिएगा, RFI क्या है, RCF क्या है, और ये दोनों ही ऑपरेशन जो है वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से रिलेटेड है। अब ये सब तरह का क्वेश्चन आसान इसलिए है कि IMF और वर्ल्ड बैंक आपको डिटेल में पढ़नी है, तो उसकी जो SDR होती है, वोटिंग राइट्स कितनी है, और किस किस तरीके से IMF जो है मदद करता है, ये सब जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको RFI और RCF पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए आप यदि तैयार हैं तो आप इस तरह क्वेश्चन को कर पाएंगे। With reference to Indian economy, consider the following statement. First, if the inflation is too high, RBI is likely to buy government securities. अभी जो आपने फॉर्मूला यदि गौर से पढ़ा होगा, इन्फ्लेशन को कम करना है, उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करना पड़ेगा, बेचना या खरीदना? डेफिनेटली जो है इनको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा सिंपल रूल, G-SEC जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, RBI जो है खरीदती है। RBI ने खरीदा तो मनी क्या हुई, मार्केट से निकल के RBI के पास आ गई, मनी सप्लाई घट गई, इन्फ्लेशन जो है वो कम हो गया, माइनस माइनस। तो इसका उल्टा होगा यदि वो बाय करेंगे, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollar in the market। अभी हम लोगों ने देखा जब स्टेरलाइजेशन वाले क्वेश्चन में
कि रूपी के डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए, इसका रूपी डेप्रिसिएट कर रही है, इसका मतलब डॉलर जो है वो बहुत कम हो गए हैं मार्केट में और बहुत रूपी जो है उसको चेज कर रही है, मतलब डॉलर भाग रहे हैं हमारे यहाँ से। इसका मतलब डॉलर इंजेक्ट करना होगा। डॉलर इंजेक्ट करने का मतलब क्या है कि हमें डॉलर को जो है सेल करना होगा। मतलब डॉलर यदि आरबीआई सेल करती है मार्केट में तो डॉलर जो है निकल करके मार्केट में आएंगे। रुपी तो जितनी है इससे क्या होगी कि बैलेंस जो है रुपी और डॉलर के डिमांड का वो फिर मेंटेन होगा और रुपी का डेप्रिसिएशन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि नाउ मोर डॉलर विल बी देयर विसे विस रुपी। तो ये बिल्कुल सही है कि यदि हम आरबीआई जैसे ही आरबीआई जो इंटरवीन करती है, यदि रूपी अप्रिसिएट करता है तो हम लोगों ने देखा कि वो डॉलर खरीदती है, और रूपी यदि डिप्रिसिएट करता है तो डॉलर बेचती है। यदि आपको ये हड़बड़ी में समझ में नहीं आ रहा है, इसको आप बहुत गौर से जो है समझ लीजिए, तभी आगे बढ़िए नेट पे भी पढ़ के। तो ये सही है। थर्ड है, इफ इंटरेस्ट रेट इन यूएसए और यूरोपियन यूनियन वेयर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर। अभी हम लोगों ने देखा यही चेन ऑफ इवेंट की, यदि इंटरेस्ट रेट जो है यूएसए में गिरेगा तो क्या होगी कि अधिक से अधिक डॉलर जो है इंडिया में फ्लो करेंगे, इससे डॉलर का सप्लाई बढ़ जाएगा, रुपी अप्रिसिएट करने लगेगी। इस सिचुएशन को इंटरवीन करने के लिए, रोकने के लिए आरबीआई डॉलर को खरीदना शुरू करती है, जिससे कि डॉलर थोड़ा सक हो पाए मार्केट से और बैलेंस मेंटेन हो पाए। तो ये भी जो है सही है। तो 2 और 3 जो है सही है। अब आपने क्या देखा कि ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, मतलब आपको एक कॉन्सेप्ट यदि पता लग गया स्टरलाइजेशन का, तो पूरा जो चेन है, और OMO यदि आपने ओपन मार्केट ऑपरेशन उसके थ्रू समझ लिया, तो ये पूरा ऑपरेशन आपको एकदम रटा हुआ होगा। और ऐसे कितने ही क्वेश्चन आप कर पाएंगे, कभी आप ऐसे क्वेश्चन में आप गलत नहीं करेंगे। इसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट को देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। इसमें आपको बहुत कुछ मुझे बताना है, लेकिन ये वीडियो इतना लंबा हो गया, आई फील वेरी बैड। लेकिन आई होप कि यदि आप यहाँ तक पहुँच गए तो आप इसकी वैल्यू समझ रहे होंगे और पेशेंटली देख रहे होंगे। बेसिकली ये जो पूरा सवाल है, ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट, उसमें इफेक्टिव यदि वर्ड जुड़ जाए तो और एक बास्केट ऑफ करेंसी आ जाती है। तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के मामले का है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको समझना है। चलिए ये क्वेश्चन को पहले हम लोग यहाँ पे छोड़ करके थोड़ी पढ़ाई करते हैं। बेसिकली जो अभी इफेक्टिव तो छोड़ दीजिए, यदि हम सीधा कहें कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इफेक्टिव हटा दें, नॉमिनल एक्सचेंज रेट तो क्या है। अभी हमको पता है कि एक यूएसडी जो है वो करीब मान लीजिए 86 INR के बराबर है, INR। तो ये जो है इक्वेशन, यही जो है नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। मतलब यदि हम इसको उल्टा कर दें कि 1 रुपी जो है INR कितने डॉलर के बराबर होगी, तो लगभग ये 0.017 ऐसे डॉलर के बराबर होगी। तो ये हमारा जो है नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, मतलब 1 रुपया कितने डॉलर के बराबर, नॉमिनल। इसी में यदि हम रियल यदि करना चाहें तो इसमें इन्फ्लेशन को हमें जोड़ना पड़ेगा, मतलब इन्फ्लेशन अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, तो वो रियल एक्सचेंज रेट हो जाएगी, ना कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो जैसे मान लीजिए कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है 0.017 है, मतलब कि 1 INR जो है ये बराबर है 0.017 USD के। तो यदि हमको, ये तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट हुआ, यदि इसमें हम इसको यदि रियल करना चाहें तो इसको ऊपर गुना करेंगे। हमारे यहाँ जो कोई भी जो सामान का कोई भी ले लीजिए, एक जनरल इन्फ्लेशन रेट भी आप ले सकते हैं, कंज्यूमर इन्फ्लेशन। मान लीजिए कि इंडिया में 5% है तो 1.05 ले लीजिए, और यूएस में मान लीजिए 3% है तो उसको डिवाइड कर दीजिए 1.03 से। तो ये जो आपका निकलेगा, मान लीजिए ये निकल के आया 0.019, तो ये आपका रियल जो है एक्सचेंज रेट हो गया। अब आप यदि इसको समझ नहीं रहे हैं तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट मतलब केवल, तो इसको नेट पे जाकर पढ़िएगा। बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये है कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट में हम इन्फ्लेशन को दोनों कंट्री में कोई वैल्यू नहीं देते हैं, जबकि रियल एक्सचेंज रेट में हम दोनों ही कंट्री में जिसको निकाल रहे हैं
वहां पे क्या इन्फ्लेशन रेट है उसको हम लेते हैं। डिनोमिनेटर में ऑफ कोर्स जो है डोमेस्टिक, जो इंडिया के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो इंडिया की इन्फ्लेशन रेट 5%, इसलिए हमने 1.05 लिया है, और वहां पे 3% है तो 1.03 लिया है। आप देख सकते हैं कि जितना ही इंडिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू यूएस, उतना ही आपका जो रियल रेट ऑफ रियल एक्सचेंज रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट कह रहा है कि आप ₹1 दे के केवल $0.017 खरीद सकते हो, लेकिन आपका रियल एक्सचेंज रेट कह रहा है नहीं, आप $0.019 मतलब कुछ ज़्यादा डॉलर खरीद सकते हो। यदि हम उल्टा कर दें तो $1 86 INR है नॉमिनल, तो हो सकता है कि ये जो है 84 INR हो जाए $1 रियल एक्सचेंज रेट, ऐसा मतलब, क्योंकि यहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा है। ओके, अब इसका जो है इसका एक तरीके से, इसको यदि इफेक्टिव वर्ड जो हम कहते हैं, तो एक तरीके से हम बास्केट ऑफ मनी की अब बात करते हैं, क्योंकि अब ये केवल यूएसए के कंपैरिजन में नहीं है, एक बास्केट ऑफ करेंसीज लेते हैं, यूएस येन और यूरो और पौंड, जिससे हम ट्रेड करते हैं, और उसमें हम एक वेट देते हैं उसी रेशियो से, जिस रेशियो से हमारा उनके साथ में ट्रेडिंग पार्टनरशिप है, जो जितना ज़्यादा उसको उतना ज़्यादा वेट देंगे, यूएसए को ज़्यादा देंगे, चाइना को ज़्यादा देंगे, लाइक दैट। और उस बेसिस पे हम फिर यही दोनों कैलकुलेट करते हैं। अगेन एक अब एक करेंसी नहीं है, बास्केट ऑफ करेंसीज है, तो उसको हम कहते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, NER, और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। यहाँ पे हम इन्फ्लेशन जो है, एक एवरेज जो हमारे यहाँ का इन्फ्लेशन और एवरेज जो उन कंट्री में इन्फ्लेशन है, उन दोनों को हम लोग अकाउंट फॉर करते हैं। तो अब इतना जानने के बाद और थोड़ा सा और समझने के बाद, दिमाग में मनन करने के बाद यहाँ आइए, एन इंक्रीज इन नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इफेक्टिव हो चाहे नहीं हो, इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज। यस, यदि ये बढ़ा, मान लीजिए 0.017 से बढ़ करके 0.018 हो गया, इसका मतलब मनी एप्रिसिएट कर गई, अब हम ₹1 में ज्यादा डॉलर खरीद सकते हैं, तो यस इट इज ट्रू। एंड इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल उल्टा है। उसका कारण क्या है, यहां पे मैंने लिखा भी है कि लो हायर द RER लोअर विल द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखिए, अब मतलब जो एक्सचेंज रेट क्या है कि आप ₹1 में कितना डॉलर खरीद सकते हैं। यदि मान लीजिए कल को और बढ़ गया, 0.19 हो गया, इसका मतलब हमारा रुपी जो है वो एप्रिसिएट कर गया। तो हमारी रुपी एप्रिसिएट की है, इसका मतलब कि इन कंपैरिजन टू फॉरेन गुड, हमारी जो गुड है वो महंगी हो गई। अब मतलब कि डॉलर यदि कोई दे के हमारा सामान खरीद रहा है, उसको ज्यादा डॉलर देना पड़ेगा एक बोरा चीनी के लिए, इंडियन चीनी के लिए, पहले जितना दे रहा था। इसका मतलब हमारा सामान महंगा हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। कोई भी महंगा यदि हम सामान होगा, तो हमारा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा, लोग कम सामान हमसे खरीदेंगे। इसका मतलब है कि यदि एक्सचेंज रेट बढ़ता है, चाहे रियल या नॉमिनल, तो हमारा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस जो है घट जाता है। इसी के चलते कई कंट्री जो है अपने अपने करेंसी को डेप्रिसिएट करती है कि उनका सामान सस्ता हो जाए इंटरनेशनल मार्केट में और ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाए। So an increase in the real effective exchange rate indicates an improvement. No, it is a kind of disimprovement, or you can say that decrease of trade competitiveness. It will reduce the trade competitiveness. तो ये wrong statement है. Third है an increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between NER और RER. ये तो एकदम obvious है। आपने यहाँ देखा कि जितना ही इन्फ्लेशन का डिफरेंस होगा, उतना ही जो है REER जो है वो ज्यादा हो जाएगा NEER से। तो यदि दोनों इन्फ्लेशन बराबर हो हमारे यहाँ यूएस में, तो RER और NER बराबर होगी। लेकिन जितना ज्यादा डिफरेंस होगा हमारे इन्फ्लेशन और दूसरे कंट्री के इन्फ्लेशन में, उतना ही दोनों डाइवर्जेंट हो जाएगा, दोनों अलग अलग वैल्यू हो जाएंगे। इनफैक्ट RER जो है वो ज्यादा हो जाएगी NER से, यदि हमारे इन्फ्लेशन ज्यादा है दूसरे कंट्री से। तो इसलिए ये जो है बिल्कुल सही है। तो दो स्टेटमेंट 1 और 3 जो है इसमें सही है। ये सवाल भी आप आगे हमेशा कर सकते हो, यदि आप ये जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, उसका फार्मूला जान लो और उसका रिलेशन जो है ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस से समझ जाओ, तो डेफिनेटली आप 100% क्वेश्चन इस सीरीज का कर सकते हो। नेक्स्ट जो है एक बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। G20 कॉमन फ्रेमवर्क, चूंकि G20 से हुआ था, तो यहाँ पे G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। इट इज एन इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब। इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट। केवल यदि आप पेरिस क्लब के बारे में जानते हैं, यदि आप जानते हैं तो आप लकी हैं, इस क्वेश्चन में कर पाएंगे। द पेरिस क्लब इज ए ग्रुप ऑफ मेजर क्रेडिटर कंट्री दैट वर्क टुगेदर टू मैनेज डेट रिलीफ फॉर लो इनकम कंट्री।
यदि कोई भी पेरिस क्लब के साथ कर रहा है तो ये एकदम बिल्कुल सही होगा कि इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्री विद अनसस्टेनेबल डेट। तो ये दोनों ही जो है वो सीधा सही हो जाता है। तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। पढ़ लीजिएगा इसको, मैकेनिज्म क्या है, कंडीशन क्या है। नेक्स्ट देखिए, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड की बात ये कर रहा है। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। ये भी आपको कई डिमांड करता है कि आप बॉन्ड मार्केट को समझें, उसका फेस वैल्यू क्या होता है, कूपन रेट क्या होता है, ये भी समझें कि कैसे जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ती है तो जो बॉन्ड का जो प्राइस है वो क्यों घट जाता है, क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द इंटरेस्ट रेट। ये सब आपको समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे आइए, पहले इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, चलिए कुछ पढ़ाई करते हैं। बॉन्ड जो है एक लोन है, डेट है। जैसे कि 1,000 रुपया कोई कंपनी कहती है या गवर्नमेंट भी कह सकती है कि आपको हम 1,000 रुपीज़ का एक बॉन्ड आपको हम बेचते हैं और इसको हम प्रॉमिस करते हैं कि 8% आपको हर साल इस पे हम जो है कूपन रेट देंगे, मतलब कि हम इस पे इंटरेस्ट टाइप का देंगे, उसको कूपन रेट कहते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि 8% आपको हम देंगे और एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स आपको 1,000 का 1,000 रुपया लौटा देंगे। मतलब आपने हमें 1,000 रुपया दिया और हम आपको उस पर प्रिंसिपल पे कर रहे हैं और जो उसका फेस वैल्यू होगा उसको हम लौटा देंगे। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात होती है कि ये 1,000 रुपये का बॉन्ड मार्केट में जो है ट्रेड होता है, शेयर मार्केट में। तो आप कभी जब खरीदने जाएंगे इसका तो आपको कभी ये 900 रुपये में मिलेगा और कभी 1100 में भी मिल सकता है। ऐसा क्यों होता है? वो इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहता है। मान लीजिए कि एक समय में इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हो गया, अब जो है आपको 9% जनरली मिल रहा है और ये बॉन्ड जो है ये तो 8% दे रहा है। तो क्या कोई भी इस बॉन्ड को 1,000 रुपये में खरीदेगा? कभी नहीं खरीदेगा, क्योंकि 1,000 रुपये में लेने पर उसको घाटा है, 9% उसको मार्केट में मिल रहा है। तो इसका ओपन मार्केट में जो रेट है, जो डे टू डे ट्रेड होता है, वो 900 घट के हो जाएगा। इसके रेट को रिड्यूस करना पड़ेगा, प्राइस को। इसी तरीके से मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट मार्केट में घट गया है, अब जो है 7% का ही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जबकि ये पुराना जो बॉन्ड है वो 8% दे रहा है। तो क्या कोई 1,000 रुपये में बेचेगा इसको? कोई नहीं बेचेगा, आपको 1,100 रुपये में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 8% दे रहा है। तो इसके चलते एक फॉर्मूला है कि हाइयर द इंटरेस्ट रेट लोअर इज द बॉन्ड प्राइस एंड वाइस वर्सा। इसको रट लीजिए। जस्ट लाइक इसे ज्योग्राफी में ना वो कहा ना, हायर यू गो कूलर यू फील, लोअर यू गो वार्मर यू फील। सेम वे इसको रट लीजिए, हायर द इंटरेस्ट रेट लोअर इज द बॉन्ड प्राइस, लोअर द इंटरेस्ट रेट हायर इज द बॉन्ड प्राइस। इसको रट लीजिए, मैंने समझाया। यदि समझ में नहीं आई मेरे तेजी से बोलने से तो नेट पे जाके पढ़ लीजिए कि क्यों बॉन्ड प्राइसेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गोइंग इंटरेस्ट रेट इन मार्केट। अब यदि आप इतनी चीज़ों को समझते हैं, फेस वैल्यू, कूपन रेट एंड ऑल, तो आप समझिए कि यदि यदि बॉन्ड जारी होती है जो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड है, मतलब कि इसमें जो इन्फ्लेशन होगा उसके अनुसार आपको कूपन रेट चेंज होता रहेगा। जैसे अभी आएगा कि 5% इन्फ्लेशन है तो आपका कूपन रेट 8% है, यदि 10% हो जाए तो आपको हम 15% का कूपन रेट देंगे। यदि ऐसा है तो आप इसका जो है लो कूपन रेट लेके बेच सकते हो, क्योंकि ये इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड है। तो आपको उतना हाई कूपन रेट मतलब नहीं रखना है। मान लीजिए कि नॉर्मल बॉन्ड का कूपन रेट 8% है तो आप 5% में बेच सकते हो, क्योंकि वो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड है। तो गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। बिल्कुल सही है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड होगा तो आप लो कूपन रेट पे बेच सकते हो। IIB provide protection to the investor from uncertainty regarding inflation। ये तो जनरल स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। The interest received as well as capital gain on IIB are not taxable। ऐसा कभी होता नहीं है, ये भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ऐसा थोड़ी है। क्यों? आपको सब कुछ सब टैक्सेबल होगा। तो ये तो 3 तो बिल्कुल गलत है ही, ये 2 सही है, तो 1 and 2 सही है। इस तरह क्वेश्चन को आगे आप ऑलवेज कर पाओगे, क्योंकि आप एक बार बॉन्ड मार्केट को समझ लोगे, ये फॉर्मूला समझ लोगे, कूपन रेट समझ लोगे, इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, रूपी ट्रेडेड बॉन्ड, कई तरह के बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, आप सब इस तरह के डिफरेंट टाइप के बॉन्ड को यदि आप समझ जाओ, बॉन्ड मार्केट समझ जाओ, तो आप इस तरह क्वेश्चन को आगे हमेशा प्रीलिम्स में कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कंस्टिट्यूट रियल सेक्टर इन इकोनॉमी। अब यहाँ पे जो है रियल और आप कह सकते हैं रियल सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। देखिए, रियल सेक्टर वो है जो रियली गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है, जिसको आप छू सकते हैं। कोई जो है रियल एस्टेट का बिल्डिंग बन रहा है, कोई फैक्ट्री बन रही है, कोई रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है, पुल बन रहा है, पोर्ट बन रहा है, ये सब जो है रियल सेक्टर है। कोई किसान जो है वो किसानी करके अन्न उपजा रहा है। लेकिन कोई यदि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है
तो वो क्या है, जितने भी जो मनी मार्केट ऑपरेशन आपने देखा, स्टॉक मार्केट जो है, फाइनेंशियल सर्विस जो है, क्रेडिट एंड ऑल, ये सब सब जो है फाइनेंशियल सर्विस है, वो कुछ भी नहीं है, वो इनटेंजिबल एसेट है। इनफैक्ट यदि आप और फिलोसॉफिकली देखें तो जो रियल सेक्टर है वही हमें जो है अन्न देता है, वही सब कुछ देता है, बाकी तो जस्ट मनी का गेम है, जिसमें कि आप जैसे स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट एग्जांपल, फाइनेंशियल मार्केट। सो रियल सेक्टर इसमें से कौन है कि किसान जो है वो हार्वेस्ट कर रहा है अपने क्रॉप को, टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ कॉटन टू फैब्रिक, ए कॉमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू ए ट्रेडिंग कंपनी, ये जो है फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट हो जाता है। एक कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज, अभी देखिए एक और बॉन्ड निकला रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, इसके भी फीचर को समझ लीजिएगा। तो ये सब, ये दोनों जो है ये एक तरह का फाइनेंशियल सेक्टर आप कह सकते हैं। तो ये दोनों रियल सेक्टर नहीं है, 1 और 2 जो है रियल सेक्टर है। इजी क्वेश्चन, लेकिन ये जानना कि रियल सेक्टर वर्सेस फाइनेंशियल सेक्टर। With reference to foreign owned e-commerce firm operating in India like Flipkart and Amazon, इसको example ले लीजिए, which of the following statement correct? They can sell their own goods in addition to offering their platform as marketplaces. ये wrong है। Amazon के प्लेटफॉर्म पे different sellers जो हैं, ऑफ कोर्स अभी इंडिया के ही अधिकतर रहते हैं उसमें, वो उस पर सेल कर सकते हैं, वो सेलिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब वो खुद अपना, कल को अमेजन बोले कि अपना हम खुद प्रोडक्ट बेचेंगे, वैसे वो अमेजन प्राइम बेचते हैं, उसके लिए आप देख लीजिए कुछ होगा, शायद बंडल्ड होगा, लेकिन जनरली दे कैनॉट सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज मार्केट प्लेस। तो ये जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि वो नहीं बेच सकते अपना। जैसे अपना मान लीजिए कि इन्वेंट्री कर ले, अमेजन कल को बोले कि भाई हम नहीं तुमको बेचने देंगे, हम खुद ही आटा दाल चावल का अपना गोडाउन बनाएंगे, डिफरेंट करेंगे, तो नहीं, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, आप ही प्लेटफॉर्म हो और आप ही सेलर बन जाओगे, तो फिर सेलर का तो नहीं रहा ना, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि घोड़ा घास से यारी कर ले टाइप ऑफ। इसलिए ऐसा किया गया है कि आप यदि प्लेटफॉर्म हो ई कॉमर्स, तो आपके प्लेटफॉर्म हो, आप खुद सेलर मत बन जाओ, अपने ही सेलर से कंपीट मत करो, और सभी सेलर को जो है बराबर का इक्वल ट्रीटमेंट दो। The degree to which they can own big sellers on their platform is limited. तो ये भी जो है सही है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं रेगुलेट होगी तो पता लगा 4 बिग सेलर जो हैं वहां पे पूरे मोनोपोली कर लेंगे, और जो छोटे छोटे सेलर हैं उनका हक जो है मारा जाएगा, इसलिए इसको रेगुलेट किया जाता है। So are not, तो पहला ये है कि they are not allowed to sell their own goods directly to the consumer. They are primarily restricted to operating as marketplace where third party sellers can list and sell their product. This restriction aims to protect small businesses and level the playing field for Indian retailer. Indian regulation limit the extent to which foreign owned e-commerce platform can own or control large sellers. There are restrictions on the percentage of sales that can come from a single seller on a platform. मतलब एक सेलर, यदि आपका मान लीजिए ऐसा रेगुलेशन है, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन 10% से अधिक नहीं हो सकता। इसका मतलब कोई भी सेलर अमेजन पे 10% से अधिक टोटल सेल का नहीं बेच सकता है। इससे जो है स्मॉल सेलर और स्मॉल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसका मतलब यह है कि दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो इनडायरेक्ट ट्रांसफर से रिलेटेड है। और ये क्या हुआ था कि इंडिया में 2012 में ही वोडाफोन केस हुआ था, जो बहुत सालों तक लिंगर करता रहा, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी गया। उसमें हुआ ये था कि वोडाफोन की जो होली ओन सब्सिडियरी है वोडाफोन इंडिया, उसके जो शेयर्स हैं उसको उसकी जो पेरेंट कंपनी है जो इंग्लैंड की, उन्होंने फॉरेन मार्केट में बेचा। वो जो शेयर उन्होंने बेचा वोडाफोन इंडिया का, वो इंडिया में नहीं बेचा गया। तो लेकिन यहाँ इंडियन टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि चूंकि आपने जो एसेट बेचा, जो शेयर बेचा, वो हमारे इंडिया में लोकेटेड है, भले आपने उसका खरीद बेचा कहीं भी, तो हम तो इस पे टैक्स लगाएंगे। इस पे काफी विवाद हुआ था, आर्बिट्रेशन सब में भी गया था। वोडाफोन कहना था तो गलत है, हमने तो आपके यहाँ ये जो है सेल परचेज किया ही नहीं है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कहना था कि नो, ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर है। बाद में इनकम टैक्स में इसको लगा दिया गया, उसमें ये लिखा गया है कि दिस प्रोविजन अलाउज द इंडियन गवर्नमेंट टू टैक्स कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन ए फॉरेन कंपनी इफ दो शेयर्स डेराइव देयर वैल्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया। यदि इंडिया में एसेट सिचुएटेड है वोडाफोन इंडिया, और उसका शेयर को आप कहीं भी बेचते हो, तो ये जो है वोडाफोन का केस है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे भी आप देखिए तो कौन सा आएगा, a foreign company investing in India and paying taxes to the country of its base. No Indian company purchase tangible asset in a foreign country and sells such asset after their value increases and transfer the proceed to India. No
ये फॉरेन कंपनी ट्रांसफर शेयर्स एंड सच शेयर डेराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ट्रांसफर एज पर सेक्शन 9(1) ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स। इसको और थोड़ा पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये न्यूज में था इसलिए आप पकड़ सकते हैं, अदरवाइज तो इस तरह के क्वेश्चन को पकड़ना बहुत ही डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और ए कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कंपनी। एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले तो जान लीजिए कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपेक्स जो होते हैं, जनरली दो टाइप के एक्सपेंडिचर कोई भी कॉर्पोरेशन या कोई भी जो एंटिटी, जो कमर्शियल एंटिटी करती है, एक कैपेक्स होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आपने लैंड खरीदा, बिल्डिंग बनाया, कंप्यूटर खरीदा, जितने भी टेंजेबल एसेट आप खरीदते हैं, जो फिक्स कैपिटल जो कहते हैं, जैसे किसान एक प्लॉट खरीद रहा है, अभी हम लोगों ने देखा, तो वो जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डे टू डे आप सैलरी देते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं और डिफरेंट साफ सफाई करा रहे हैं, जो डे टू डे एक्सपेंसेज हो रहे हैं यूटिलिटीज में, मेंटेनेंस में, इन सब में, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इसको ओपेक्स बोलते हैं, ऑपरेटिव एक्सपेंसेज, या रेवेक्स या ओपेक्स। तो इसमें देखिए कि पहला जो है एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन बोलेगा नहीं, यस, न्यू टेक्नोलॉजी यदि आप लेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। दूसरा है डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर while equity financing is considered revenue expenditure। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यदि आप ये जानते हैं कि इक्विटी एंड डेट फाइनेंसिंग जो होती है, इक्विटी फाइनेंसिंग क्या है कि आप अपना शेयर जो है ओपन मार्केट में बेचते हैं, आईपीओ लाके या और राइट्स ऑफर लाके या फॉलो अप ऑफर लाके, तो आप इक्विटी देते हैं, उससे आप फाइनेंसिंग करते हैं, उससे कैपिटल जनरेट करते हैं। या आप डेट मतलब बॉन्ड जारी करके या अदर डेट जारी करके जो है आप फाइनेंसिंग करते हैं, जिसमें आप फिक्स रिटर्न देते हैं लोगों को, लेकिन आप शेयर नहीं देते हैं। तो ये जो फाइनेंसिंग का जो मेथड है, इसको हम ना तो रेवेन्यू है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर हम नहीं कहते, ये फाइनेंसिंग है। फाइनेंसिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेंडिचर, दिस इज नॉट एक्सपेंडिचर, आपने कैपिटल जनरेट किया उससे, इसलिए ये तो कुछ है ही नहीं कि ना तो डेट फाइनेंसिंग ना इक्विटी फाइनेंसिंग जो है किसी भी तरह का कैपिटल या रेवेन्यू है, तो इसलिए ओनली वन इज करेक्ट। With reference to Indian economy, consider the following statement: a share of the household financial saving goes towards government borrowing। ये एकदम एक जनरल स्टेटमेंट है। ये तो है ही कि यदि हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग, यदि हम पैसे बचाएंगे तो कुछ ना कुछ उसका जो है एक पार्ट तो जाएगा ही गवर्नमेंट के बोरोइंग में, डिफरेंट टाइप के, या तो हम किसान विकास पत्र खरीदें, चाहे कोई गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ जो गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, तो ये तो सही है। डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट्स इन ऑक्शन फॉर्म ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। अब यहाँ पे कई इसमें टर्म है कि एक तो डेटेड सिक्योरिटी है, तो ऐसे बॉन्ड जो है इसका फिक्स डेट ऑफ मैच्योरिटी होता है, उस पर लिखा रहता है कि आपको 2028 में ये मैच्योर करेगा, दे आर डेटेड मींस, एंड दे आर ऑक्शन इन ओपन मार्केट। इसका मतलब ये होता है कि उस समय का जो माहौल है इंटरेस्ट रेट का, सो इंटरेस्ट रेट ऑन देम आर डिटरमिन थ्रू ऑक्शन विच इज रिलेटेड टू मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। मान लीजिए कि उस समय में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो आपको जो है उसमें इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। हु परचेजेज दीज डेटेड सिक्योरिटी? तो बैंक खरीदते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, पीएफ, ईपीएफ, ईपीएफओ, म्यूचुअल फंड, ये सब इसको खरीदते हैं। सो डेटेड सिक्योरिटी इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट इन ऑक्शन फॉर्म ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। ये बात सही है कि गवर्नमेंट जो है इस तरह के जो गवर्नमेंट जिसको जी सेक कहते हैं, ये जो इशू करते हैं, ये खरीदते हैं, वो लार्ज पोर्शन जो इंटरनल डेट का यही है। जो भी हम कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट 7 लाख करोड़ का लोन है, तो अधिकतर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी यही जी सेक जो है, जो आरबीआई जो ओपन मार्केट ऑपरेशन में इसी को प्ले करती है, खरीदती है, बेचती है, लाइक दैट। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब तक आप बहुत बुरी तरीके से थक चुके होंगे ये वीडियो को, यदि आप एक सेशन में देख रहे हैं, और मैं तो रिकॉर्ड कर करके थक गया हूं, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार नजर दौड़ाएं कि हम लोगों ने जो इतनी चर्चाएं की, इतने क्वेश्चन में क्या फोकस थीम था, कहाँ पे लगता है कि सेटर जो है वो फोकस्ड हैं, और आगे के लिए आपको ये एक इंडिकेशन देता है। मैं जो फील कर पा रहा हूँ कि ये सब जो थीम है, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, हम लोगों ने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी, अच्छे से जान लीजिए कौन प्राइमरी, कौन सेकेंडरी, कौन टर्सरी है। खास करके आपने देखा ना, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो सेकेंडरी में आ जाती है। टेंजेबल और इनटेंजेबल एसेट जो किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी की या किसी भी एंटिटी
की होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स एंड ऑपेक्स, फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस, जो कि मैं यहाँ छोड़ दिया है मैंने, फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस जो वर्किंग कैपिटल, उसका जो डिफरेंस है, रियल वर्सेस फाइनेंशियल सेक्टर का जो डिफरेंस है, देन मॉनिटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई की है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो वो स्टरलाइजेशन ऑपरेशन करते हैं फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन में, वो क्या है और वो कैसे ओएमओ से जुड़ी हुई है, कैपिटल वर्सेस मनी मार्केट का क्या डिफरेंस है, बॉन्ड मार्केट क्या है, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट, नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट कैसे है और उसका क्या रिलेशन है ट्रेड कम्पिटिटिवनेस से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड्स और उसके फीचर्स और रेगुलेशंस क्या हैं। इसके अलावा जो इंडिया में बिजनेस होते हैं, चाहे वो बड़े ई कॉमर्स बिजनेस हो, उस पर क्या रेगुलेशन है, टैक्स एंड फिस्कल पॉलिसी के क्या रेगुलेशन है। आई थिंक ये फोकस थीम रहा है। फाइनली यदि देखें कि एक टिपिकल, यदि आप कोरा पे जाएं और कहीं भी लिखें तो आपको क्या लोग बताएंगे, यदि आप सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स पोर्शन, तो आपको यही बताया जाएगा कि सबसे पहले जो है एनसीईआरटी के 10, 11, 12, 10 में जो है इकोनॉमिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ें, 11, 12 एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ कहूँगा कि आईसीएससी के जो बुक हैं, आईसीएससी में उसका फैन, आईसीएससी, इसके जो बुक है मार्केट में कुछ अच्छे बुक हैं, उसको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। स्कूल के 11, 12 के स्कूल के बुक सबसे अच्छे हैं, उसमें आपको आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टरलाइजेशन और ये सब बहुत चीजें जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जितने थीम है वो आपको मिलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल एंड ऑल। देन सभी कहते हैं कि रमेश सिंह की जो इंडियन इकोनॉमी है उसको पढ़ना चाहिए। आई डोंट नो, मैंने नहीं पढ़ा इसलिए मैं आपको कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन स्टूडेंट कहते हैं। लेकिन ये सब जरूर आपको ब्राउज करना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया बजट की ठीक पहले निकलती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री निकालती है, उसको जरूर ब्राउज कीजिए। फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। यूनियन बजट की जो बहुत अच्छी एनालिसिस हिंदू इन सब में जो है उसको पढ़िए, इकोनॉमिक टाइम्स में। गवर्नमेंट की जो डिफरेंट रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री की निकलती है, आरबीआई की जो रिपोर्ट निकलती है, ये सब को जरूर पढ़िए, इससे आपको बहुत इंसाइट मिलेगा। इसके अलावा 2 न्यूज़पेपर तो आपको किसी भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़नी है। हिंदू पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, कोई भी 2 पढ़ ले। हिंदू एक बहुत अच्छी पेपर है और उसको गौर से, उसमें इधर उधर के न्यूज़ ना पढ़ के, मतलब मेन जो आपको लगता है सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ें। मैं तो ये भी कहता हूँ कि बीबीसी की जो है हिंदी सर्विस है, बीबीसी हिंदी, इसके यूट्यूब पे जाके इसकी पॉडकास्ट सुने। एक तो बीबीसी दुनिया करके आती है, बहुत अच्छा है आपको सिविल सर्विसेज के लिए, और दूसरी जो है बीबीसी की दिन भर आती है, दिन भर, मैं भी खुद सुनता हूँ दिन भर। इन दोनों को जरूर सुने। इसके अलावा बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़, कभी यदि आप ऑटो में हो तो यूट्यूब पे लगा दे बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ रिकैप, वो भी आपको जो है बहुत हेल्प करेगा। सो न्यूज़ जरूर देखें। योजना और कुरुक्षेत्र कहते हैं लोग कि पढ़ना चाहिए। मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अभी मुझे नहीं पता किस स्टेज में ये है और कैसे कितनी फायदेमंद है, लेकिन पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का मैं एक समय फैन था, लेकिन इसके आर्टिकल इतने हैवी होते हैं कि आप तो पूरा टाइम आपका खा जाएगा, तो मैं नहीं कहूँगा कि इसमें शक होने की जरूरत है। लेकिन जो आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स होते हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, आपको अपनी ही बुद्धि से काम करना पड़ेगा। एमसीक्यू सीरीज जरूर कोई अच्छा ज्वाइन करें जिसमें कि मैचिंग लेवल के क्वेश्चन, ना कि बहुत टफ और ना ही बहुत हल्के क्वेश्चन कराया जाए। इन थीम से मिलते तो आपको हेल्प हो सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप कि आप इस वीडियो को, जो कि बहुत लंबा है, आप इसको बहुत गौर से देखेंगे, इसका फायदा उठाएंगे। यदि आपने इनकरेज किया तो मैं बहुत तेजी से जो है और भी थीम के पास 3 इयर्स ला करके आपको फायदा पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एंड आई डू इट बिकॉज आई फील वेरी वेरी हैप्पी शेयरिंग ऑल दिस विथ यू। और यदि आप इसको गलती से देख रहे हैं, आप CUET PG 2025 देने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग। आप रजिस्टर कर सकते हैं, मेल, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर paulsciencehelp@gmail.com। आप इस तरीके से मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा।